चलिए नमस्कार। रूट केयर फाउंडेशन के फेसबुक पेज में आपका स्वागत है। और इससे पहले कि मैं अपने गेस्ट को आप लोगों से इंट्रोड्यूस करवाऊं, इससे पहले मैं रूट केयर फाउंडेशन का इंट्रोडक्शन आप सभी के सामने देना चाहूँगा। तब तक लोग जुड़ भी जाएंगे। रूट केयर फाउंडेशन एक ऐसी संस्था जो संस्था हमेशा समाज के अंतिम पंक्ति में जो लोग खड़े हैं उनके लिए काम करती है। और इस फाउंडेशन को बनाने के पीछे भी लोगों की सोच, जो लोग ने इनको बनाया है उनकी सोच यही थी कि इस धरती ने जो हमको दिया है उस धरती को वापस करने का ये हमारा समय है। और ऐसी ही सोच के साथ रूट केयर फाउंडेशन की स्थापना हुई। और रूट केयर फाउंडेशन समाज के अलग अलग धुरियों को छूने का प्रयास करता है। रूट केयर फाउंडेशन समाज में स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति, खेलकूद, इन सब चीज़ों पे काम करता है। और कोशिश ये है कि कुछ हम लोग नया करें, नया करने का प्रयास हो। और जैसे ही ये लॉकडाउन हुआ, जैसे ही कोरोना महामारी आई 2020 में, उसके तुरंत बाद रूट केयर फाउंडेशन ने ये सोचा कि क्यों ना हम फेसबुक के, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक बीमारियों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएं। नए बच्चे जो इस लॉकडाउन में, स्कूल्स बंद है, कॉलेज बंद है, सारे संस्थान बंद है, तो क्यों ना कोई एक्सपर्ट आए और अपनी बातों को रखे, जिनको समाज में इन तरह की विकट परिस्थितियों से गुजरने का अनुभव हो। तो जैसा कि आपको पता है, पिछले 3-4-5 महीनों से लगातार लाइव हम लोग बीमारियों पे आ रहे हैं। हमने कोरोना पे लाइव किया, हमने ब्लैक फंगस पे लाइव किया, उसके पहले हमने डिफरेंट डायबिटीज और हाइपरटेंशन, बहुत सारे अलग अलग बीमारियों पे लाइव किया। तो आज हमारे दिमाग में आया कि क्यों ना हम एक लाइव हम इस पे भी करें कि अभी जो बच्चे या जो स्टूडेंट पढ़ाई लिखाई से अभी फिलहाल मरहूम है, या वो पढ़ने से वंचित हैं, या कुछ लोग जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और इस बहुत ही निगेटिविटी समाज में है, तो क्यों ना किसी एक नए यंग जनरेशन के, एक नए सफलता प्राप्त किए हुए व्यक्ति को लेके आए और उनसे आप सबको रूबरू कराएं। तो हमारे साथ आज रूट केयर फाउंडेशन के पेज पे श्री अनुरोदय कुमार जी हैं, जो डीएसपी हैं विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो पटना में, और बहुत ही डेकोरेटेड ऑफिसर हैं। और पहली पोस्टिंग अगर किसी अधिकारी को अगर विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो में मिलती है, तो आप समझ सकते हैं कि उस का परफॉर्मेंस या उसका कैसा व्यक्तित्व होगा। तो अरुणोदय कुमार जी, आपका स्वागत है रूट केयर फाउंडेशन के पेज पे। जी नमस्कार। तो अरुणोदय जी, बहुत आपसे बातें करेंगे, रूट केयर फाउंडेशन की भी बात होगी, आपके पर्सनल लाइफ पे भी हम बात करेंगे। नए जनरेशन आप जैसी सफलता कैसे प्राप्त करें, इस पे भी बात करेंगे। बहुत सारे सामाजिक मुद्दों पे बात करेंगे। लेकिन और कुछ रूट केयर फाउंडेशन के पिछले कामों को हम वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। तो जो लोग भी इस फेसबुक लाइव को देख रहे हैं, कृपया लगभग 1 घंटे तक बने रहिए। हो सकता है कि आप स्टूडेंट ना हो, आप तैयारी नहीं करते हो, लेकिन बहुत ऐसी चीजें आपको यहाँ से आज सीख के जाएंगे जो आपके अगले जनरेशन के लिए आप गाइड कर सकते हैं। आपके आज के आसपास जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनको आप गाइड कर सकते हैं। तो चलिए आज का साक्षात्कार स्टार्ट करते हैं। और अरुणोदय जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप अपना एक संक्षिप्त परिचय दीजिए, ताकि लोगों को ये पता चले कि आप किस बैकग्राउंड से आके ये सफलता प्राप्त की है। जी, मेरा नाम अरुणोदय पांडे है। मेरे पिताजी का नाम श्री दिनेश कुमार पांडे है। मेरा पता जो हुआ ग्राम पोस्ट सैदपुरा,
थाना गोराकोठी, जिला सीवान का निवासी हूँ और पापा मेरे पेशा से कृषि कार्य करते हैं। मैं एक अत्यंत साधारण परिवार से बिलोंग करता हूँ और मेरी प्रारंभिक जो शिक्षा हुई थी वो ग्रामीण लेवल पर हुई थी। राजेंद्र उच्च विद्यालय हाई स्कूल ये कॉलेजपुर में है, मेरे गांव के बगल में, वहाँ से मैंने हाई स्कूल का पढ़ाई किया। फिर शहीद भगत सिंह इंटर कॉलेज सानी बसंतपुर से मैंने इंटर का पढ़ाई किया। फिर मैं ग्रेजुएशन जो है औध विश्वविद्यालय फैजाबाद से किया। उसके बाद मैं बिहार सरकार में कई साल तक मैं टीचर रहा, नियोजित शिक्षक रहा मिडिल में, हाई स्कूल में। फिर मैं केंद्रीय विद्यालय में टीचर रहा और उसके बाद से 56 से 59 बैच में मेरा सिलेक्शन एज ए डिप्टी एसपी हुआ। मेरी वर्तमान पोस्टिंग जो है निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में है। और इसके बाद मैंने एक और एग्जाम दिया था बिहार अकाउंट सर्विस में, उसमें मेरा रैंक 7 आया था, लेकिन चूंकि डीएसपी ज्वाइन किया था इसके कारण से मैं उसको ज्वाइन नहीं कर पाया। सर यही मेरा संक्षिप्त परिचय है। चलिए, तो जैसा जो भी नए जनरेशन देख रहे हैं, हम लोग भी जब पढ़ाई करते थे तो झारखंड में रहते थे, तो हमारे आसपास ये माहौल था कि सरकारी नौकरी केहू के ना होला। सरकारी नौकरी भइला के मतलब बा कि भगवान से भेंट कइल के बराबर बा, लोग कहेला। लेकिन जब मैं सरकारी नौकरी में आया और जिस नौकरी में आज मैं एम्स में हूँ, वैसे न जाने कितने एग्जाम में क्लियर किया है और एम्स में हूँ। और वैसे ही आप भी एक उसके उदाहरण है कि आपने बिहार सरकार में नौकरी करी, फिर केंद्र सरकार में नौकरी करी, फिर आप डीएसपी हुए, अकाउंट सर्विस में भी आपका 7th रैंक था। तो ये आज के नए जनरेशन को और बताने के लिए है कि कुछ भी असंभव नहीं है अगर हम प्रयास करें। मेरे फादर तो चलिए सरकारी नौकरी में थे थोड़ी सी, आपके फादर तो कृषि कार्य में थे, तो उसके बाद अगर आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं पहलेजपुर हाई स्कूल से। और आपको बता के मुझे बहुत खुशी होगी अरुणोदय जी कि जिस स्कूल से आप पास हुए हैं, रूट केयर फाउंडेशन एक स्कॉलरशिप टेस्ट करता है और मैक्सिमम बच्चे जो टॉपर्स हमारे यहाँ होते हैं वो पहलेजपुर हाई स्कूल के होते हैं बच्चे। और ये अलग बात है कि वहाँ के जो टीचर्स हैं या वहाँ के जो प्रिंसिपल्स हैं उनका उतना सहयोग रूट केयर फाउंडेशन को नहीं मिलता है। इस चीज ये मुझे बोलते हुए, क्योंकि मैं थोड़ा सा बेवाक बोलने के लिए बदनाम हूँ, तो एकदम नहीं मिलता है सहयोग और हमें जाकर रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि सर अपने स्टूडेंट को भेज दीजिए, सर अपने स्टूडेंट को भेज दीजिए। फिर वो कहते हैं कि बीओ का परमिशन नहीं है, डीओ का परमिशन नहीं है, डीएम का परमिशन नहीं है। मतलब अच्छा काम करने के लिए भी परमिशन लेके काम करना पड़ेगा। तो चलिए, फिर भी वहां के बच्चे आते हैं और सर को मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि सर यदि ऐसा ट्रबल आ रहा है एजुकेशन डिपार्टमेंट से सर, तो मैं वहाँ के प्रिंसिपल साहब से, स्थानीय जो भी बीओ साहब हैं उनसे, चाहे डीओ साहब से, मैं जरूर अपने स्तर से वार्ता करके, और चूंकि बच्चों के ये आगे उज्जवल भविष्य के लिए होता है, बच्चों में कंपटीशन की भावना जागृत होती है आपके इस कार्यक्रम में सर, उसमें बच्चों को शामिल होना चाहिए। लेकिन हमारे हो सकता है हेडमास्टर साहब की कोई सीमा हो, उस स्तर पर मैं जरूर बात करूंगा सर से, और जो भी समस्या है सर दूर करने का प्रयास करूंगा और आपको पूरा सहयोग मिलेगा सर इस साल से, श्योर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बात हुई आपके स्कूल का, और इतना बढ़िया स्कूल से आप वैसे स्कूल से हैं जिसके आप जैसे लोग उस स्कूल से निकले हैं, और ये उस स्कूल के लिए भी गर्व की बात है। और उसके बाद भी जो बच्चे आते हैं वो बड़े अच्छे बच्चे पहलेजपुर हाई स्कूल को होते हैं, इसमें मुझे कहीं कोई डाउट नहीं है। अगला सवाल ये है कि आप टीचर थे, आपको सरकारी स्कूल में बिहार में, उसके बाद आप केंद्रीय विद्यालय में गए, फिर आप बीपीएससी की तैयारी करके आपने बीपीएससी। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये सिविल सर्विस का एग्जाम देने का सोच कैसे आया आपके अंदर? सर जब मैं क्लास 7 या 8 में पढ़ता था तो मेरे गांव में एक आगलगी घटना हुई। गांव में लगभग लगता है कि एक मोहल्ला पूरा जल गया, तो उसमें काफी परेशानी का सामना हमें करना पड़ा पूरे गांव को। तो मैं देखा कि राहत और बचाव कार्य जब शुरू हुआ तो उसमें जो है कि कैसे फायर ब्रिगेड को बुलाना, उनकी सेवा कैसे लेना, और शाम के समय खुद वहाँ के एडीएम साहब, सीवान के एडीएम साहब जो थे वो गांव आए, गांव आके पूरा राशन बंटवाया गांव वालों को। तो मुझे लगा कि एक अधिकारी जब इतना बड़ा काम कर सकता है, लोगों का सीधा कल्याण कर सकता है, सीधे जुड़ा हो सकता है, तो हम भी आगे बढ़ के ऐसा काम करें और समाज की काफी सेवा करें, लोगों का कल्याण करें सर।
बहुत बढ़िया। और ये सोच आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि कोई 8 साल का बच्चा किसी चीज को देखता है और उसके दिमाग में आता है कि मुझे भी इनके जैसा बनना है। तो ये सोच गांव में डेवलप करने की जरूरत है। और जो नए जनरेशन है वो गांव के जो टिपिकल वहाँ पे पॉलिटिक्स चलता है, जो जो टिपिकल वहाँ की जो सोच है, उनसे उनको बाहर आना पड़ेगा और अपने भविष्य के लिए अपने आगे बढ़ने के लिए उनको खुद प्रयास करने की आवश्यकता है। ऐसा मेरा भी मानना है। बिल्कुल अगला सर। सवाल आपसे ये है कि आपने जैसे आप बताया कि आप एक ग्रामीण परिवेश से हैं, बहुत ही साधारण परिवार से हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या कोई आदमी क्या एकदम ग्रामीण परिवेश से एक साधारण परिवार से आके और क्या आप जैसी सफलता प्राप्त कर सकता है क्या? और अगर अगर वो प्राप्त कर सकता है तो कैसे प्राप्त कर सकता है? सर बिल्कुल संभव है। सर मैं सर को बताना चाहूंगा कि मेरे गांव के अन्य 2 ऐसे अधिकारी जो आईएएस और आईपीएस हैं, एक आईएएस बिहार कैडर के हैं और आईपीएस जो वेस्ट बंगाल कैडर के हैं। तो सर ग्रामीण परिवेश में रहकर के हम सफलता हासिल कर सकते हैं। उसके लिए बस यही है कि सर गाँव में बहुत लिमिटेड रिसोर्स होते हैं, उन्हीं रिसोर्स के बीच हमको काम करना है। आप उसकी सीमाओं को जानना है और जो मेरे पास संसाधन है उसका हम यूज करना है और यूज करके अपने अपने जीवन में जो भी लक्ष्य हम लोगों ने निर्धारित कर रखा है उसके प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ना है। तो गांव में सबसे पहले जो शुरुआत करने की जो होनी चाहिए वो है आपकी नियमित दिनचर्या। अपना एक टाइम टेबल बना लें, कितने बजे उठना है, कितने बजे क्या करना है। हालांकि गांव में जो लोग रहते हैं उनको खेती काम में योगदान देना पड़ता है, घर के घरेलू काम भी करने पड़ते हैं। तो उसके लिए टाइम टेबल बना लें और एक पढ़ाई के लिए समय निकाल दें। हमको पूरा विश्वास है सर कि जब हम अपने पेरेंट्स को अपने टाइम टेबल के बारे में बताएंगे कि हमको इतना देर पढ़ना है, तो कोई ऐसा पेरेंट्स नहीं है जो ये कहेगा कि नहीं आपको नहीं पढ़ना है, खेत में चलिए काम कीजिए। हाँ, जब ऐसा साल में 2-4 बार मौका आता है ऐसा, तो सब काम करते हैं, हम भी काम करते हैं। सर इसकी सीमा जो है कि अब गांव में हर एक घर में मोबाइल पहुंच चुका है, इंटरनेट कनेक्शन है सर मोबाइल के थ्रू में। इसके सिवा टीवी है सर। तो जो भी टेक्नोलॉजी हमारे पास उपलब्ध है, विभिन्न प्रकार के ऐप है जो डाउनलोड कर लें, डाउनलोड करके उसके द्वारा भी हम गांव में भी रह के पढ़ाई कर सकते हैं। अभी सर कोरोना काल में तो पूरा दुनिया ही इस पर डिपेंड हो गया। अधिकांश लोग शहर छोड़ के गाँव की तरफ शिफ्ट कर गए, स्वयं को बचाने के लिए, वहाँ आराम से रहने के लिए, चाहे कोई भी अगर मजबूरी रहा हो सर। तो टेक्नोलॉजी का यूज वहाँ पर भी संभव है और शहर में भी संभव है सर। तो वहाँ भी इसका हम यूज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी सर ग्रामीण पृष्ठभूमि का एक खूबी है सर कि एक संघर्ष की भावना पैदा करता है कि आप जो है इस परिस्थिति से कैसे जूझ के आगे बढ़िएगा सर। तो वो जो है आने वाले दिन में जब हम जाते हैं, जब एक कंपटीशन एग्जाम में सर कई लाख लोग बैठते हैं, सिलेक्शन कई 100 का होता है महज। तो इस संघर्ष की भावना जो है सर हम लोग को ग्रामीण पृष्ठभूमि से मिलती है। तो मेरा पूरा विश्वास है सर कि इन सब उपायों को और अपने जीवन में अपनाया जाए तो निश्चित तौर पर सर सफलता संभव है सर। तो बहुत अच्छी बात बताई आपने कि अगर आपके अंदर संघर्ष की भावना प्राप्त किया जा सकता है। और सच यही है कि जो जिस परिवेश की हम लोग बात कर रहे हैं, पहले रूट केयर फाउंडेशन पोखरा गांव से स्टार्ट होके आज पूरे महाराजगंज अनुमंडल में चल रहा है और हो सकता है कि 2-3 साल में पूरे सिवान में जाए। लेकिन बात हम अगर करें, और जब से हम लोग फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे आए हैं तो पूरा देश हमें देखता है। अब ये नहीं कह सकते कि हम सिवान की बात करें, हम बिहार की बात करें, पूरा देश हमें देखता है। और ये रूट केयर फाउंडेशन बहुत प्राउड से कह सकता है कि पूरा देश देखता है और पूरे देश से हम लोगों को मैसेजेज आते हैं और फोन आता है। लेकिन ये बात आपने सही कही। मैं बिहार की बात करूंगा क्योंकि बिहार हम लोगों का फोकस है। बड़े जीवट वाले लोग होते हैं हम लोग, बहुत बहुत उनके अंदर जीवट होती है और संघर्ष की भावना बिहार में, क्योंकि कहा जाता है ना, जिराफ की गर्दन इतनी लंबी इसलिए हुई क्योंकि जिराफ जहाँ पे इवोल्यूशन जहाँ पे हुआ वहां पे पत्तियां दूर दूर थी, तो वो गर्दन अपने उस पत्तियों को तोड़ने के चक्कर में, खाने के चक्कर में वो गर्दन करता गया और गर्दन बड़ी हो गई। तो संघर्ष जो है वो एक सफलता के लिए एक सीढ़ी का काम करता है और संघर्ष से जो डर जाता है और वो कभी भी सफल नहीं हो सकता। तो अगला लेकिन इस संघर्ष में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के डेट में जो मैं देख रहा हूं, जो नई पीढ़ी है उनके लिए है, वो है मोबाइल।
जितना मोबाइल काम की चीजें अभी भी जो हम लोग कर रहे हैं, वो कोई हर आदमी मोबाइल पे ही देख रहा होगा या अपने लैपटॉप पे देख रहा होगा, सर इंटरनेट के माध्यम से सर देख रहा होगा। लेकिन इसका एक दूसरा सर पहलू भी ये है कि लोग इन चीजों को गलत इस्तेमाल करते हैं। और मेरा ऐसा मानना है, मैं लगभग हर प्लेटफॉर्म पे कहता हूं कि जो बच्चा, जो स्टूडेंट मोबाइल से अपने आप को दूर कर लिया, आप समझ जाइए कि उसने अपने 70-80% टाइम बचा लिया और उसको सफलता के उसके चांसेस ज्यादा हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मोबाइल का सही उपयोग है तब तो ठीक है, लेकिन अगर, क्योंकि आजकल नए सर सर जनरेशन व्हाट्सएप, फेसबुक सबसे लगा हुआ है। तो आप ये सर बताइए कि ये जो बच्चे जो आजकल मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं और बहुत ज्यादा मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, बहुत समय बर्बाद करते हैं, आपका इस बारे में क्या कहना है, और या आप नए जनरेशन को क्या आप देंगे जानकारी? सर कोई भी और विज्ञान हमारे लिए वरदान है तो अभिशाप भी है, डिपेंड करता है हम पे कि हम उसका यूज कैसे करते हैं। सर मोबाइल हमारे लिए काफ़ी सहायक है सर। तो पर ये देखना है कि जो भी मोबाइल यूज करते हैं, सामान्य तौर पर जो विद्यार्थी हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो उनको पहले ये देख लेना है कि हम जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मोबाइल उस दिशा में किस हद तक हमारे लिए सहायक है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि सर देखिए मोबाइल पे क्या होता है कि व्हाट्सएप चाहे फेसबुक पर हम लोग मल्टी मीडिया, चाहे आप मीडिया सोशल मीडिया पर हम लोग लगे रहते हैं, तो उसमें आज कचरा ज्ञान सर बहुत आता है। जो मन किया फेसबुक यूनिवर्सिटी में डाल दिया और लोग उसके कॉन्सेप्ट मान के उसी तरह तैयारी करना, पढ़ना या बोलना शुरू कर देते हैं सर। तो उसको जब भी ऐसा हो तो उसका क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लेना चाहिए। वो हमारे लिए उतना यूजफुल नहीं, मानता हूँ कि कुछ यूजफुल होता है, लेकिन बहुत फेक न्यूज होते हैं, फेक आपके उसमें डेटा मिलते हैं, आंसर मिलते हैं सर, जो कभी भी यूजफुल नहीं होंगे। सर तीसरा है कि जब भी हम लोग सोशल मीडिया का यूज करें तो एक स्टूडेंट के लिए प्रयास है कम से कम यूज करें, उसके बिना मेरा जीवन चल सकता है सर। जो ही आप सिलेक्ट होकर अधिकारी बनते हैं, तो जो भी जिस विभाग में काम करें वहां तो ऑटोमेटिक आपके व्हाट्सएप ग्रुप मिल ही जाएगा, एक नहीं 3-4 ग्रुप मिल जाएगा, जीवन भर जब तक रहे सभी से काम करेगा। तो उन लोगों के लिए मैं यही सलाह रहेगा कि आप सोशल मीडिया से एकदम दूर रहिए, कम से कम यूज कीजिए, जितना काम आपका चल जाए मिनिमम। सर मोबाइल का यूज जब भी करें तो वो मानता ऐसा होना चाहिए जो हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करे, जो विषय हमारे समझ में आता है। आज हम देखते हैं जो भी चीज होता है गूगल से हम सर्च कर लेते हैं अपनी जानकारी को बढ़ाने के लिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। कोई भी सर्च इंजन पर आप चाहें तो सर उसका उपयोग करें। तो हमारी जो मोबाइल का यूज है, चाहे इंटरनेट का यूज हो, उस सीमा तक सीमित होना चाहिए जो हमारे विकास के लिए सहायक हो। और सर सबसे बड़े हम ग्रामीण क्षेत्र में देखते हैं कि मोबाइल मिलने के साथ ही लोगों में ट्रेंड पैदा होता है बात करने की, कभी इससे बात, कभी उससे बात, फ्रेंड से बात, फ्रेंड चाहे ही हो चाहे सी हो, ये बहुत ज्यादा बात चला हुआ है। और जितना बात करते हैं समाज में जो है आपकी वो मानते हैं कि बहुत ज्यादा हमारी पहुंच होती है, चाहे पूछ होती है। सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बिल्कुल ध्यान देना है कि टू द पॉइंट, जितना बात करना है उतना ही बात करें। हम लोग तो अभी भी घर पे मम्मी पापा से लगता है कि 2 दिन पे एक बार बात कर पाते हैं। अब जब तैयारी करते थे तो सप्ताह में 1 आध बार बात हो गया तो बहुत बड़ी चीज है। तो वैसे मेरा विश्वास है सर कि कम से कम बात करें, कुछ समय का उपयोग अपने पढ़ाई के लिए और अपने विकास के लिए करें सर। चलिए, तो बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। आपने ये कहा कि मोबाइल का इस्तेमाल अगर विज्ञान अगर वरदान है तो अभिशाप भी है, और सिर्फ जानकारी के अभाव के कारण हम लोग वरदान की तरफ न जाके अभिशाप की तरफ जाते हैं। और थोड़ा सा हमारे आसपास माहौल भी ऐसा है कि लोग निगेटिविटी उनके अंदर है, उनको कुछ भी अच्छी चीजें अगर आसपास हो रही होती हैं तो उस पर लोगों का ध्यान कम जाता है। अब जैसे आप देखते होंगे, आप भी भोजपुरी वासी हैं, हम भी भोजपुरी वासी हैं, और हम लोग कला संस्कृति पे काम भी रूट केयर फाउंडेशन करता है। अगर कोई गाना अभी आया हुआ है, वो मिलियंस लोग उसको देखते हैं, और इतनी बड़ी बात एक बिहार सरकार का इतना बड़ा अधिकारी बोल रहा है, और हम जैसे छोटे मोटे आदमी भी अपने 1-2 घंटा बर्बाद कर रहे हैं, फिर भी आज हमको 55 लोग देख रहे हैं, और पता नहीं 10-12 हजार लोग देख लेंगे, लेकिन वो व्यूज मिलियन में जाते हैं और हमारे व्यूज थाउजेंड्स में जाते हैं। लेकिन हम व्यूज की तरफ नहीं जाएंगे, हम इस तरफ जाएंगे कि अगर हमने आज जो काम किया और अगर उससे एक आदमी को भी बेनिफिट मिला, एक स्टूडेंट को भी बेनिफिट मिला, और वो लाइफ में उसकी आज के बाद उसकी लाइफ बदली, तो रूट केयर फाउंडेशन का ये काम सफल होगा। और रूट केयर फाउंडेशन पहले क्या काम किया है और क्या करता आ रहा है, मैं आपको भी और अपने सारे दर्शकों को एक वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहूंगा। और दिखाने से पहले मैं सब दर्शकों से ये आग्रह करूंगा
कि ये रूट केयर फाउंडेशन किसी का पर्सनल चैनल नहीं है कि इस चैनल को बढ़ाने के लिए शेयर करने की बात हम कर रहे हैं। ये एक फाउंडेशन है, उसका अपना अकाउंट है, उसके अपने उसका अपना ऑडिट है। तो मेरा भी फेसबुक पेज है, लेकिन अपने फेसबुक पेज के बारे में मैं यहाँ डिस्कस नहीं करता हूँ और न कभी करूंगा। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें ताकि आप जैसे जो नई जनरेशन है या जो पढ़ाई लिखाई वाले उन तक हमारी बात पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये अच्छी चीजें पहुंच पाए। तो एक वीडियो मैं रूट केयर फाउंडेशन का आप सभी को दिखाना चाहूंगा। वो चलता जा रहा है, इबादत-ए इंसानियत लिखता जा रहा है, सिखाकर अनुभवों से अपने जड़ें मजबूत करता जा रहा है। वो चलता जा रहा है, भटका भी बहुत इन रास्तों पर, वो खुद रास्ते बनाता जा रहा है। भटका भी बहुत इन रास्तों पर, वो खुद रास्ते बनाता जा रहा है। दर्द गरीबी से वाकिफ़ है शायद, दर्द गरीबी से वाकिफ़ है शायद, इसलिए उम्मीदों का जहां लिखता जा रहा है। खुशियां बांटकर भी वो गुमसुम सा बैठा है, जागकर भी सपने संजोए जा रहा है। वो चलता जा रहा है, हितों को भूल कर अपने, समय को रोक कर अपने, किसी की जान की खातिर, किसी के मान की खातिर, मुसीबतों से उबर कर बढ़ता जा रहा है। वो चलता जा रहा है, लेकर इरादे दिल में नेकी के, लेकर इरादे दिल में नेकी के, धीरे धीरे ही सही काफिला ये बढ़ता जा रहा है। यकीनन कुछ तो सोचता होगा वो भी, यकीनन कुछ तो सोचता होगा वो भी, यूं ही बेवजह थोड़ी चलता जा रहा है। मैं पूछता हूँ इन राहों पर मिलेगा क्या तुझको, मैं पूछता हूँ इन राहों पर मिलेगा क्या तुझको। वो कहता है एक सब्र मिलता है इन राहों पर, एक जुनून मिलता है इन राहों पर, लेकर दुआएं उन गरीबों की, एक सुकून मिलता है इन राहों पर। चलिए, तो पता नहीं आप लोगों को ये देख के कैसा लगता है। मैं जब भी इस वीडियो को देखता हूँ मेरे आंखें, मतलब पता नहीं, हो सकता है कि नम हो जाती है, मेरी आंखें नम हो जाती हैं और नम हो जाती है, बिल्कुल। ऐसा लगता है कि ये इसी चीज के लिए हम लोग बने हैं और इसी काम के लिए हम लोग बने हैं। और ये जो लाइन है, इसके एक एक लाइन अपने आप में मुझे लगता है कि बहुत बड़ा समंदर है, और जो इसको समझ पाएगा वो जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा कर जाएगा। और हम ये नहीं कहते कि एकमात्र रूट केयर फाउंडेशन ही संस्था है जो लोगों के लिए काम करती है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, हम भी उन संस्थाओं में से एक है जो बहुत ही ईमानदारी से और बहुत ही तरीके से, धीरे ही सही कारवां ये बढ़ता जा रहा है, ये चलता जा रहा है। तो आगे अब कुछ सवाल हम आपसे दोबारा करते हैं। तो एक सवाल एक हमारे दर्शक हैं उनका ले लेते हैं, ताकि उन्होंने 2-3 सवाल पूछ दिए हैं और मैं चाहूंगा कि एक आध सवाल उनका मैं ले ही लूं। उनका कहना है कि आप इतने बड़े, आप जीरो से शिखर पे हैं, तो अगर आप जीरो से शिखर पे हैं तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं अभी, ये वो पूछना चाह रहे हैं आपसे। हाँ, शून्य से शिखर तक आज आप पहुंचे हैं, कैसा लग रहा है? सर, फील तो अच्छा होता है जब हम लोग समाज के लिए कुछ काम करते हैं, और ये समाज के लिए विशेषता हमारे, हमसे जो भी जुड़े लोग होते हैं, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो समाज के हो, काफी हम लोग अपेक्षा रखता है सर, और हम लोग प्रयास करते हैं कि उन अपेक्षाओं पर अपने आप को खरा उतारें। और सर, एक अंदर से आने में, यहाँ पे आने में एक प्राउड फील होता है और एक अंदर से अद्भुत खुशी मिलती है, जिसकी कामना आदमी पूरी जिंदगी भर करता है। जब वो प्राप्त हो जाती है तो सर उस फीलिंग को बयान नहीं किया सकता है सर। तो चलिए, ये इनके सवाल को मैंने लिया, इनके और भी सवाल हैं वो भी हम लेंगे, और बहुत सारे लोगों के सवाल है वो सवाल हम लेंगे। लेकिन सवाल हम वो तब लेंगे जब उस तरह की कोई बातें उस विषय वस्तु से रिलेटेड आएंगी। एक सवाल इनका केंद्रीय विद्यालय से रिलेटेड है, तो हम जब केंद्रीय विद्यालय की बात करेंगे आपके साथ तो उसको रखेंगे। एक सवाल है कि विषय का ज्ञान
बच्चे पढ़ते हैं, दिन भर किताब लेके बैठे रहते हैं, लेकिन विषय का ज्ञान कैसे हो, इसका सही तरीका क्या है? सर कोई भी जब हम तैयारी करते हैं किसी भी एग्जाम का, तो पहला हमारा एक प्रयास होता है सर कि हम उसको पैटर्न को समझें कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, उसका सिलेबस। पहले काम है कि हम सिलेबस उठा के देख लें कि सिलेबस क्या करता है। जैसे हम लोग सर एग्जाम्पल की बात करें बिहार लोक सेवा आयोग की बात, तो सर इसके सिलेबस हम लोग पहले देख लेते हैं कि सिलेबस में क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो प्री मेंस इंटरव्यू 3 ईयर में होगा। जैसे हम सिलेबस देखते हैं उनके अनुसार देखते हैं कि कौन कौन सी किताब जो है वो हमारे लिए यूजफुल है। तो सर पहले भी तरीका ये होना चाहिए सर कि हम जब भी शुरुआत करें तो बेसिक किताब से करें। सबसे अच्छा होता है सर एनसीईआरटी की जो भी बुक होती है, क्लास 6 से 10 तक का साइंस और 6 से 12 तक का सोशल साइंस, इन किताबों से अपने शुरुआत करनी चाहिए सर। जब एनसीईआरटी किताब को हम पढ़ते हैं तो पहली बार में तो समझ बहुत कम आता है, सामान्यतः ये होता ही है। तो प्रयास करिए पहली बार एकदम आराम से कहानी की तरफ पढ़ लें, सेकंड टाइम से अंडरलाइन शुरू करें और थोड़ी थोड़ी समझ में आने शुरू हो जाएगी। और थर्ड टाइम से सर प्रयास होना चाहिए कि कुछ पॉइंट वाइज नोट्स तैयार करें, और जो भी नोट्स तैयार करें उसको समय समय पर दोहराते रहें ताकि वो हमारे जहन में वो बना रहे। और ये भी प्रयास होना चाहिए कि जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं उसको एग्जाम के व्यू से उसको लिखने का प्रयास करें। और लिखने में सर एक समान चीज मैं देखता हूँ अपने बिहार के में कि सर जो भी लोग हिंदी लिखते हैं उनकी अशुद्धियां बहुत होती है। बिहार में ये मिलता है कि हाँ आशीर्वाद लिखेंगे तो छोटी लिख देंगे, कहीं बड़ी छोटा हो बड़ा हो, इस तरह ये कॉमन यहाँ पे ये प्रॉब्लम मैं देख पाता हूँ। तो सर इससे बचने के लिए जो भी स्टैंडर्ड पत्रिकाएं आती हैं उसमें एरर बहुत कम होता है। इसके सिवा न्यूज़पेपर्स जो हैं उसका भी ये अध्ययन नियमित तौर पर किया जाए तो वो अशुद्धियां दूर आती है। और सर हम लोग ये भी देखते हैं कि कुछ ही शब्द ऐसे होते हैं जो काफी डिफिकल्ट होते हैं। यदि कुछ ही शब्दों का हम और अभ्यास कर लें तो वो डिफिकल्टीज हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो इस पर हम ध्यान दें सर। अगला है कि प्रैक्टिस सेट जरूर बनाएं। जो हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे पीटी की तैयारी करते हैं, तो पीटी की तैयारी के लिए मार्केट में काफी हमारे प्रैक्टिस सेट आते हैं। तो समय चाहे 2 घंटा मिले चाहे 3 घंटा, जितना डिटरमाइन हो, प्रयास होना चाहिए कि हम 2 घंटा बैठ करके और उतनी देर में कितने क्वेश्चन कर पाते हैं, जितने क्वेश्चन कर पाते हैं उसमें कितना हमारा सही होता है और कितना गलत होता है। गलत होता है तो किस सेक्शन से अधिक गलत होता है, या सही होता है किस सेक्शन से अधिक सही हो रहा है, ताकि हमारा स्ट्रांग पॉइंट और वीक पॉइंट हमारे पता चल जाए। उसी के अनुसार अपना स्ट्रेटेजी चेंज कर लें और बना लें कि जो हमारा मजबूत है उसको थोड़ा सा मजबूत कर लें और जो कमजोर है उसको मजबूत कर लें। जहां हम एवरेज और एवरेज के ऊपर जाए सर, एकदम निश्चित सफलता मिलेगी। और सर चूंकि समय सब 24 आवर ही होता है और पढ़ना काफी होता है, तो एक टाइम टेबल जरूर तैयार कर लें, टाइम मैनेजमेंट अपना कर लें कि कितने देर में कौन सा समय में हमको कौन सा विषय पढ़ना है, और उसके अनुसार अपना पढ़ाई को जारी रखें। और जो भी पढ़े याद करने के बजाय, हालांकि हम लोग यहाँ पे होता है कि हम लोग याद कर लेते हैं, जो समझ में आता है उसको याद कर लेते हैं। तो प्रयास, हाँ कोई बात नहीं है, सबकी सीमाएं हैं और उसको चीज हमारे समझ में नहीं आता हम लोग याद करते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट प्रयास होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट जो है ना उसको क्लियर कर लिया जाए। एक बार कॉन्सेप्ट जब हम अपना क्लियर कर लेंगे तो चाहे जब भी हमसे उस बारे में पूछा जाए सर, आराम से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं सर। आपने एक बात कही हिंदी में अशुद्धियां, मैं आपको बताऊं कि जब हम लोग, प्रॉब्लम है जो बेसिक शिक्षा है हम लोगों की ना, वो मतलब मैं बिहार के शिक्षा की बुराई नहीं कर रहा हूं, और अगर कर भी रहा हूं तो करना चाहिए, कि थोड़ी सी ना बेसिक प्रॉब्लम है हम लोगों के शिक्षा में। हम लोग क्या है, साइंस मैथमेटिक्स पे हम लोगों का विशेष ध्यान होता है, लेकिन लैंग्वेज पे हम लोगों का कोई ध्यान नहीं है। बोलते मतलब एक हम ही नहीं है, जो बहुत लोग हैं, मतलब बहुत लोग, मतलब बिहार ही नहीं और भी, कि बोलने के भाषा की अशुद्धियां भी होती हैं, लिखने भी अशुद्धियां होती हैं। मुझे ये कहते हुए गर्व होता है और थोड़ी सी खराब भी लगता है कि मेरी हिंदी की अशुद्धियां मेरे 3रे क्लास में पढ़ती हुई बच्ची ठीक करती है। तो कि जो आपने आशीर्वाद कहा, मैंने आशीर्वाद में ही एक गलत किया था, उसने मुझे करेक्ट किया था। तीसरे क्लास की बच्ची, और आप सुनेंगे वो डीपीएस आरके पुरम में पढ़ती है। अब डीपीएस आरके पुरम मतलब इंग्लिश मीडियम का स्कूल, और हिंदी को वो मेरा करेक्ट करती है, हिंदी के शुद्धियां। तो स्कूल्स का क्या है, लैंग्वेज पे सबसे शुरुआत में ध्यान देते हैं, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, अब बराबर ध्यान देते हैं। हम लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम है कि लैंग्वेज पे हमारा ध्यान नहीं है, हमारा ध्यान है मैथमेटिक्स और साइंस पे। लेकिन लैंग्वेज का भी एक अपना महत्व है, लैंग्वेज पे भी ध्यान होना चाहिए।
और ये बात आपने सही कहा। एक व्यूज पे आ गई बात, मैं चाहूंगा कि वो करें। ईश्वर दत्त पांडे अपने आपके भी गांव के बगल वाला गांव है, मेरे गांव बलिया गांव से हैं, और उन्होंने कुछ लिखा है और मैं वो स्क्रीन पे लाऊंगा। इससे पहले ईश्वर दत्त जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें मोटिवेट करने के लिए। लेकिन वो तो मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया था। व्यूज की चिंता रूट केयर फाउंडेशन को नहीं है, और रूट केयर फाउंडेशन ने जब शुरुआत की थी तो 300 व्यूज से लेके 40,000 व्यूज तक हम लोगों ने तय किया है एक साल में। तो ईश्वर दत्त जी का कमेंट ये है कि दूध पीने वाले कम हैं और दारू पीने वाले ज्यादा हैं। व्यूज की चिंता न करें, कम रहे पर कामयाब रहें। आपका ईश्वर दत्त पांडे बलिया से। बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर दत्त जी, आपके इन बातों के लिए बड़ा मोटिवेशन मिलता है ऐसे चीजों से। अरुणोदय जी, अगला सवाल आपसे मैं लूंगा कि आप एक सफल अधिकारी हैं, आपने अपने लाइफ में सफलता प्राप्त करी है। आपको ऐसा क्या लगता है कि आप में ऐसा क्या अलग था जो आज आप एक सफल अधिकारी हैं? सर, इस पृथ्वी पर जितने व्यक्ति हैं सबके अंदर कुछ न कुछ गुण और दोष होते हैं। ये सर हम लोग इस पे विश्वास रखते हैं पूरा। तो सर जैसे हम लोग का है कि जो लाइफ में कि ये चीज हमको करना है, डिटरमाइन कर लिए करना है तो करना है। जब तक है जान हम लोग प्रयास करते हैं कि जब तक सीमा हमारे पास क्षमता है, वो उम्र सीमा बचा हुआ है तो वो काम कर लें। तो सर ये है कि हमारे डिटर्मिनेशन। दूसरा है सर कि लक्ष्य स्पष्ट करना कि हमारी लाइफ में ये है, हमारा गोल ये है, तो ये है, फिक्स कर दिए उस दिशा में बढ़ना है और उसको प्राप्त करना है सर। तो तीसरा चीज की मैंने बता दिया कि सर निरंतर लगे रहना। हम ये पृष्ठभूमि जो थी सर ग्रामीण पृष्ठभूमि है और एक गरीब परिवार से हम लोग बिलोंग करते हैं सर। तो एक तो निरंतर लगे रहना और हार नहीं मानना। सर मैं एक चर्चा करना चाहूंगा कि सर जब मैं 53 से 55 बीपीएससी मैंने पहला बार लिखा, मैंने पीटी दिया, मेंस दिया और इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में सिलेक्शन सर आया था कट ऑफ जनरल का 832 और मुझे मिले 831। एक नंबर से मैं आउट हुआ आफ्टर इंटरव्यू। तो मैंने देखा तो मुझे काफी दुख हुआ जब मार्कशीट देखा। तो कुछ दिन तो असर रहा उसका, लेकिन उसके बाद मैंने उसी को नहीं अपना बेस बनाया। अब मैंने ये प्रयास किया कि अब मुझे ऐसा करना है कि यदि मुझे 80 मार्क्स मिले थे इंटरव्यू में, यदि 81 मिलता तो मैं वीडियो बनता उस बैच में सर। तो मेरा ऐसा प्रयास को मुझे मेंस में इतना अधिक नंबर ला देना है कि इंटरव्यू मेरा कम भी हो जाए, थोड़ा अगर कम भी ज्यादा मिले तो कोई असर नहीं पड़े। तो मैंने उसको बेस बना लिया सर, और उसी को बेस बना के सर मैंने जब नेक्स्ट 56 से 59 में जब मैं शामिल हुआ सर, तो उसमें मेरे मेंस में भी काफी अच्छे मार्क्स मिले। मैं लीड लिया कट ऑफ से, और इंटरव्यू में तो सर काफी अच्छे मार्क्स मिले थे, जिसके कारण मैं सिलेक्ट हो गया सर। अगला चीज सर कि मैं खुद में मानता हूँ कि मेरा एक हेल्पफुल नेचर है। अभी भी हम लोग 24 आवर लोगों के लिए तैयार रहते हैं, समाज के लिए। जब हम लोग पढ़ा करते थे उस समय, चाहे अभी बीइंग एन कभी भी हमको लोग फोन करता है। और सर विशेषतः कोरोना पीरियड में जो भी हम लोग से इनसे हेल्प हो पाया, हम लोगों का दिल खोल के हेल्प किया सर इसमें। और सर ये है कि हमारे पास टाइम मैनेजमेंट, जो भी टाइम हमारे पास, जैसे हम लोगों ने, मैंने पहले ही बताया कि सर मैं एक टीचर रहा, एक बिहार सरकार से लेकर केंद्र सरकार में सर। तो टीचिंग काम करने के साथ ही अपना पढ़ाई स्कूल का देख लेना, अपना खुद का पढ़ाई करना, घर पे अपने लिए खाना खुद तैयार करना, एवरीथिंग खुद से कर लेना सर। टाइम मैनेजमेंट सर बहुत बड़ा चीज है, और आज भी हम लोग यही काम करते हैं सर। ऑफिस जाना, अपना काम खुद करना सर, पूरा एवरीथिंग। तो सर टाइम मैनेजमेंट मेरे पास जरूर है सर, जिससे इन सब बातों को अपना करके सर मैं इस मुकाम को हासिल कर पाया सर। चलिए, तो आपने कहा कि आप टीचर रहे हैं, तो आपकी एक स्टूडेंट है अनामयी पटनायक, वो कह रही हैं कि आपने स्कूल के पहले दिन से ही हम सबको बहुत इंस्पायर किया है। तो सर मैं बताना चाहूंगा सर कि ये अनमयी पटनायक जो हैं वो केंद्रीय विद्यालय कोरापुट के स्टूडेंट हैं, और इसमें म्यूजिक से ग्रेजुएशन कर रही हैं और मेरी स्टूडेंट रही हैं सर। मैं कोरापुट में पोस्टिंग था मेरा कुछ दिन के लिए उड़ीसा में, ये मेरी स्टूडेंट रही हैं। काफी इंटेलिजेंट लड़की थी उसमें सर। तो मैं कहा कि पढ़ाई की बात हो गई, केंद्रीय विद्यालय की बात हुई, तो इनको लाना जरूरी था। और अगला सवाल आपसे मेरा रहेगा कि सर आपने सफलता प्राप्त करी, आपने कहा कि आपका हेल्पफुल नेचर था, और ये बात मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा कि आप ये कहना चाहते हैं कि अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं तो आप की मदद भी कहीं ना कहीं हो रही होगी, आपको पता नहीं चल रहा है।
लेकिन आपकी बिल्कुल मदद सर। कहीं ना कहीं हो रही होगी। और एक रूट केयर फाउंडेशन का एक बहुत बड़ा लाइन है जो मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि एक हमारे अश्विनी जी हैं, मथुरा में उनका आश्रम है और कथावाचक हैं। उनका कहना है कि जिनको इंसान में भगवान नहीं दिखता, उनको भगवान में भगवान कभी नहीं दिखेगा। कभी नहीं दिखता। बिल्कुल सर। जिन लोगों के आदमी के अंदर भगवान है, और हो सकता है कि उस भगवान के बनाए हुए जो लोग हैं, हम लोग सबसे ज्यादा प्यार अपने बच्चों से करते हैं, सबसे ज्यादा प्यार। तो भगवान के हम बच्चे हैं तो भगवान हमसे सबसे ज्यादा प्यार करते होंगे। तो उनका ऐसा मतलब मैं बहुत बड़ा भक्त नहीं हूँ और बहुत ज्यादा पूजा पाठ पे मेरा बहुत ज्यादा विश्वास नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं नास्तिक हूँ, ऐसा भी नहीं है। मैं छठ का एक व्रत होता है, वो छठ व्रत मैं खुद करता हूँ, तो नास्तिक नहीं हूँ। लेकिन हाँ, मेरा ये प्रयास रहता है कि जितना समय हम पूजा पाठ में बैठ के लगाते हैं वो भी लगाएं, और साइड बाय साइड कुछ ऐसा भी काम करें जो सीधा मनुष्य उससे फायदा ले। और यही रूट केयर फाउंडेशन का एक मोटिव भी है। तो अगर आपका हेल्पफुल नेचर आपके काम आया, आपने दूसरों की मदद करी और भगवान ने आपको मदद करा। दूसरा कि आपने एक मोटिवेशन की बात बोली, देख हर आदमी इसको निगेटिव में लेता है, लेकिन आपने भी पॉजिटिव बात करी। और मैं भी एक किस्सा सुनाऊंगा, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है बिल्कुल एक दूसरे को मोटिवेट करने का प्रोग्राम है, और कुछ भी नहीं है। जो बात आप बोल रहे हैं लगभग, या हम बोल रहे हैं लगभग, हर आदमी को पता है ये बात। लेकिन क्या है, बस एक मोटिवेशन होता है कि कोई आदमी असफल होता है तो उसको दो तरीके से देखता है। एक देखता है कि मेरे 531 नंबर आ गए, अरे 32 आ गया होता तो क्या हुआ होता, सीओ बन गए होते, बीडीओ बन गए होते। तो क्यों ना हम अगली बार 632 लाएं और डीएसपी और एसडीएम बने, या हो सकता है और तैयारी करे तो आईएएस बन जाए, आईपीएस बन जाए। तो ये मेरे साथ भी एक घटना हुई थी। जब मैं 10th पास करके पटना गया, तो एयरफोर्स का बहाली था चूनापुर पूर्णिया में। मेरे बड़े भाई वहां गए थे, उन्होंने कहा कि तुम भी चलो। और उस समय क्वेश्चन का सेट चलता था, और अगर आपने 50 सेट बना दिया तो कोई ना कोई सिलेक्शन सेट से आ ही जाता था। तो मैं भी चला गया और सेलेक्ट भी हो गया। उन्होंने कहा कि भाई, और वो रैली टाइप का था, उन्होंने कहा कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट दीजिए। और मैं जस्ट 10th पास किया था, और ओरिजिनल सर्टिफिकेट 3 साल के बाद स्कूल में आता था। तो मैंने उनको कहा कि मेरे पास तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं, फिर आपको नहीं आने दिया जाएगा आपको। तो मैंने कहा आप 2-3 दिन का समय दीजिए, मैं जाके पटना से निकाल के ले आता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, ये है ये रैली है, यहाँ जो डिसीजन होना है इसी टेबल पे बैठ के आज ही होना है। तो मेरा नहीं हुआ, और मैं विश्वास नहीं करेंगे, मैं अपनी जिंदगी में इतना कभी नहीं रोया हूँ। और मैं रोते रोते बस में पटना पहुंचा, और फिर मैंने +2 किया, 10th पास करके गया था, +2 किया, मेडिकल की तैयारी करी, और जहां हूँ आज मैं हूँ। लेकिन अगर मैं उस समय सेलेक्ट हो गया होता, आप सोचिए कि अगर बदकिस्मती से मैं उस दिन सेलेक्ट हो गया होता, तो मैं आज एयरफोर्स से रिटायर्ड होता 15 साल बाद रिटायर हो जाते हैं। मैं आज रिटायर्ड एयरफोर्स का होता। ये कहते हुए सेना के प्रति मेरा कोई अपमान नहीं है, जस्ट लोगों को मोटिवेट करने के लिए है कि आप कोई भी चीज जिसमें आप असफल होते हैं, तो उससे बड़ी सफलता आपके दूसरे द्वार पर इंतजार कर रही होती है। सिर्फ और सिर्फ आपको लगे रहने की जरूरत है। और उसका उदाहरण मैं भी हूँ, और श्री अरुणोदय जी भी हैं। तो अरुणोदय जी, अगला सवाल है, अब आ गए हम केंद्रीय विद्यालय पे। एक सवाल है हमारे आशुतोष सांडिल्य जी का, नहीं क्या नाम है इनका, एक उनका ये नहीं, ऊपर जाओ, सेंट्रल स्कूल का एक सवाल था उनका। हाँ, ये सवाल ये है कि मेरा एक सवाल है पांडे सर से। आपने कई युवाओं को प्रेरित किया, केंद्रीय विद्यालय में रहते हुए आपका अनुभव कैसा रहा है? ये सवाल नहीं है, ये तो इनका सवाल है। इसी सवाल से एक
बिहार सरकार में आपने आपने खुद पढ़े हैं, बिहार सरकार में आप टीचर भी रहे हैं, कि केंद्रीय विद्यालय में भी आप टीचर रहे हैं। कोई एक चीज या 2-3 चीज जो आपको लगे चेंज करने की आवश्यकता है बिहार के स्कूलिंग सिस्टम में, केंद्रीय विद्यालय से कंपैरेटिव आप बात करें तो आप क्या चेंज करना चाहेंगे? सर सबसे पहला चीज कोई पंक्चुअलिटी सर मैं चेंज करना चाहूंगा। मुझे याद है कि सर मैं केंद्रीय विद्यालय में था तो हम लोग बायोमेट्रिक्स, आज तक हम लोग लाइफ में कभी 1 मिनट लेट स्कूल से नहीं पहुंचे और न पहले निकले कभी। वहां जाना है और काम करना है सर, उसमें कोई समझौता नहीं होता है। तो पंक्चुअलिटी सर जरूर होना चाहिए। दूसरा चीज ऐसा कि कॉन्सेप्चुअल बेस्ड स्टडी जो होना चाहिए वो वहां पे सर है केंद्रीय विद्यालय में, लेकिन यहाँ पे सर थोड़ा सा रिसोर्स की कमी है और यहाँ बच्चे काफी होते हैं। चूंकि केंद्रीय विद्यालय में हम 40:1 एक क्लास में 40 बच्चे रहते हैं, तो बिहार सरकार में उसकी कोई सीमा नहीं होती है सर, तो रिसोर्स की कमी है, यहाँ पे थोड़ा लोड अधिक है। साथ में सर कि यहाँ पे क्या होता है कि केंद्रीय विद्यालय में स्कूल लेवल पर ही कंपटीशन, विभिन्न प्रकार के कंपटीशन आयोजित किए जाते हैं। इंटर हाउस कंपटीशन हो गया, चाहे क्लास में जो है सीसीए प्रोग्राम होता है, हर एक बृहस्पतिवार को कार्यक्रम किया जाता है जिसमें बच्चों के बीच कविता पाठ है, चाहे डांस है, चाहे कोई भाषण प्रतियोगिता है, ये सब चलता रहता है। तो बच्चों में जो कंपटीशन की भावना जो होती है वो आराम से ही होती है। लेकिन बिहार सरकार में सर जो है इसके थोड़ा सा कम दिखाई देता है। पर सैटरडे को होता भी था, मुझे याद है कि जब हम लोग बच्चे थे सैटरडे को होता भी था, गाना का प्रोग्राम वगैरह चलता रहता था। हम बोलते हैं अब शायद वो बंद हो गया है। और जब मैं सर बिहार सरकार के मिडिल स्कूल में था तो मैंने भी शुरुआत किया था सर, वहाँ पे हर एक सैटरडे के कुछ सैटरडे मैं चलाया, उसमें की भाषण प्रतियोगिता है, चाहे डिबेट कंपटीशन है, इस समय रखता था और बच्चे काफी खुशी भाग ले रहे थे। लेकिन एक है कि वहाँ पे कि नवाचार अगर कुछ किया जाए तो थोड़ा सा उसको प्रोत्साहन कम मिलता है, सपोर्ट करने वाले कम मिलेंगे, तो हम धीरे धीरे वो भी खत्म होता गया सर। साथ में सर कि एक इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स, जैसे सर आप बता रहे थे कि आप स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो आयोजित किया जाता है रूट केयर फाउंडेशन साइड से, सर वैसा ही सर हमारी तमाम संस्थाएं यदि इसमें योगदान दें और स्कूल में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले तो बच्चों में एक नई भावना का सृजन होगा जो एक कॉम्पिटिशन से ओतप्रोत होगा सर, और बच्चे इसमें आगे बढ़ेंगे और वही बच्चे चल के जीवन में आगे और अच्छा करेंगे सर। अगला चीज है कि हमारा जो विद्यालय जो है उसका इंस्पेक्शन हमेशा होना चाहिए, जो बिहार सरकार की है। हाँ, विद्यालय की संख्या काफी अधिक है, अधिकारी जो है उनकी संख्या कम है, हम लोग मानते हैं कि ठीक है, जितना हमारा पैमाना है उसके अनुसार ठीक है। लेकिन जब भी स्कूल में जाए सर तो जो इंस्पेक्शन का वे है सर, हम लोगों ने फेस किया है कि करेक्टिव इंस्पेक्शन होना चाहिए। यदि कोई टीचर ने खराब पढ़ाया, ठीक है भाई, चलिए ये क्वेश्चन उससे सही से नहीं बता पा रहा है, कॉन्सेप्ट नहीं समझा, ठीक है, चौक लिया मैं और इंस्पेक्टर उससे तो खड़ा होकर बोर्ड में बताओ कि ऐसे नहीं, ऐसे होता है। ये नहीं हो जाए कि हम गए और जाकर केवल अटेंडेंस चेक कर लिए, बाकी चेक किए और चेक करे। एक बार क्लास में घुसे सर तो हम अधिकारी हैं, तो मुझे मेरा एक विचार है सर कि हम अगर चाहें तो हमने इसको पढ़ा है और टीचर से मैं अच्छा कॉन्सेप्ट समझा सकता हूँ, एक एग्जाम्पल दे के आप दिखाइए, तो एक करेक्टिव जो इंस्पेक्शन होगा सर ये भी काफी फायदेमंद होगा सर। बहुत अच्छी बातें आपने कही, और एक बात जो कही वो भी वही रूट केयर फाउंडेशन स्कॉलरशिप की बुनियाद बनी। मैं जब स्टूडेंट था, झारखंड में पढ़ता था, मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, तो वहाँ पे क्या है कि एक मेरे भाई एक कोचिंग चलाते थे, उस कोचिंग में मैं भी पढ़ता था और मेरे बड़े भाई भी पढ़ते थे। वो मेरे से 2 साल बड़े थे और मेरे से 2 क्लास बड़े थे, और मैं उनसे 2 साल छोटा और 2 क्लास कम, और एग्जाम एक साथ होता था। तो मुझे याद है उस समय पे रेनॉल्ड्स पेन आया था, और रेनॉल्ड्स पेन से लिखना सपना हुआ करता था हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए, और उसका जो फर्स्ट प्राइज होता था वो रेनॉल्ड्स पेन होता था। और वो रेनॉल्ड्स पेन के लिए मुझे पता था कि मेरा भाई हमसे 2 साल बड़ा है और हमसे 2 क्लास बड़ा है, तो वो टॉप करेगा, मुझे पूरा पता था। लेकिन मैंने भी बड़ी मेहनत करी उस जब हम लोग कम एज में होते हैं, जब समझने की चीज है, उस समय में ये नहीं पता है कि कोई कंपटीशन है, हम टॉप कर जाएंगे तो हम टॉपर होंगे, ये दिमाग नहीं होता है। दिमाग में होता है रेनॉल्ड्स पेन, हमको रेनॉल्ड्स पेन जीतना है। तो और कंपटीशन हुआ, और ये बताते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है कि उस कंपटीशन में मैं हार गया था, मैं सेकंड आया था, और वो जो मेरे बड़े भाई थे वो फर्स्ट आए थे। और ऐसा नहीं था कि ये परिवार को जिताया गया था, ये मेरे जैसे हमसे बड़े थे वो भी पढ़ने में ठीक थे और मैं भी, और उनसे 1 नंबर या 2 नंबर मेरे कम थे। और मैं इस चीज के लिए लड़ गया कि वो मुझसे 2 क्लास बड़ा है और मैं 2 क्लास छोटा हूँ। इसके बाद अगर मैं कंपटीशन में
उसके आसपास हूँ तो ये प्राइज मुझे मिलना चाहिए। और मैं इतना रोया था कि उनको 2 पेन लाना पड़ा, एक मुझे मिला और एक जो टॉपर था उनको मिला। तो कंपटीशन की ये भावना आपको लाइफ में पढ़ने के लिए प्रेरित करती है। रूट केयर फाउंडेशन का भी स्कॉलरशिप जब टेस्ट हम लोग करते हैं तो उसमें भी यही कोशिश रहती है कि एक बच्चों में एक परसेप्शन चेंज हो, बच्चों में एक चीजें ऐसी हो जो उनको लगे कि नहीं मुझे ये कंपटीशन। अभी भी मैं आपको बताऊं 2020 में कोरोना के कारण नहीं हम लोग एग्जाम करवा पाए, और इस साल भी अगर कोरोना का रहा तो हम नहीं करा पाएंगे। लेकिन जो 19 में प्रोग्राम हुआ था, मैं आपको बताऊं कि इतनी वहां पे कंपटीशन का माहौल था, इतना जबरदस्त बच्चों के अंदर उत्साह था कि लोग कहते हैं कि अरे समाज तो ध्यान नहीं दे रहा है, समाज तो साथ में आ ही नहीं रहा है, काहे अपना माथा पीट रहे हो। तो हम उनसे यही कहते हैं कि जो बच्चे हैं ना, वो कभी आके जब एग्जाम हुआ, जब 3000 बच्चे आप समझिए सरकारी स्कूल के गांव के 3000 बच्चे और हम लोग 10 लोग हैंडल करते हैं सिर्फ। अब आप समझिए कि 3000 बच्चे सरकारी स्कूल के गांव के और 10 लोग उसको हैंडल करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बच्चे रेस्पेक्ट करते हैं रूट केयर फाउंडेशन के मेंबर्स को और रूट केयर फाउंडेशन को। तो ये एक बहुत बड़ी ताकत है रूट केयर फाउंडेशन के हर एक मेंबर के लिए जो रूट केयर फाउंडेशन से जुड़ा हुआ है। हरे राम शास्त्री हैं हमारे एक दर्शक, वो कह रहे हैं इनको भी कि अच्छा लगा, बाल मनोचिकित्सकों के विषय पर चर्चा हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद हरे राम शास्त्री जी। हरे राम शास्त्री जी बहुत ही विद्वान पंडित हैं और अपना एक स्कूल भी चलाते हैं, और इनकी विद्वता का मैं कायल हूँ, इसीलिए हमारे यहाँ कोई भी प्रोग्राम होता है तो हरे राम शास्त्री जी को इनवाइट किया जाता है अपनी विद्वता का प्रदर्शन करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हरे राम शास्त्री जी। अगला सवाल आपसे हम करेंगे अरुणोदय जी की आपके साथ बहुत सारे लोग पढ़ाई करते होंगे, आप बचपन में शायद पढ़े होंगे, आगे भी पढ़े होंगे, जब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं आप बीपीएससी की तब भी आपके साथ होंगे। आपके अंदर ऐसा क्या था जो अब इसका डिप्लोमेटिक आंसर मत दीजिएगा, क्योंकि हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ होता है। जस्ट एक सिंपल कट टू कट आंसर करिएगा कि आपके अंदर क्या था जो उन आपके साथ वाले जो असफल हुए उनके अंदर नहीं था। सर बिल्कुल सर, मैं एक तो पहला चीज था कि परिस्थिति से समझौता कर लेना। गांव की जो भी उनके परिवार की पृष्ठभूमि परिस्थिति रही हो, चाहे गांव की जो परिस्थिति रही हो, उनको साथ उन्होंने समझौता किया और उन्होंने जो है शिक्षा के बजाय कमाई पर शुरुआत में ध्यान दिया। मैं तमाम फ्रेंड जो हमारे साथ पढ़ाई करते थे सर, उनके बारे में मैं देखा हूँ, हालांकि वो जिस फील्ड में है सर, वो फील्ड में जरूर सफल है, चाहे कोई इंजीनियर चाहे कोई फॉरेन में है सर, वो मैं देखा। और दूसरा चीज सर मैं बोलूंगा कि हम लोगों ने उस परिस्थिति के दौर में उसको आपदा मानते हुए उसको अवसर में सर चेंज किया। मेरे लिए गरीबी जो थी एक आपदा थी, लेकिन वो परमानेंट नहीं थी मेरे लिए। मैंने उसको अपना ध्यान लगाया कि चलिए उस दौर से मुझे बाहर निकलना है सर, तो उसी में अपने आप को कैसे मजबूत करना है, उसको अवसर में कैसे बदलना है सर, इसका मैंने सर प्रयास किया। चलिए, तो कुल मिला के आपके अंदर उनके अंदर ये अंतर था कि उन्होंने आपदा को मजबूरी समझ लिया, प्रॉब्लम समझ लिया, और आपने आपदा को अवसर में बदला, और उन्होंने गिव अप कर दिया और आपने कहा कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सर हम लोग जब तक है जान, हम लोग एक शब्द यूज करते हैं, जब तक है जान। चलिए बहुत बढ़िया। तो बहुत बढ़िया। अगला अनूप जी कह रहे हैं कि जाते जाते सवाल, लेकिन अभी जाने का समय अनूप जी नहीं हुआ है, अभी कम से कम हम लोग 15 से 20 मिनट और हैं, तो जाते जाते सवाल नहीं लेंगे, अभी बहुत सारे सवाल हमारे बाकी हैं। और तो अगला जो सवाल आ रहा है मेरे दिमाग में कि जो आगे चल के जो बच्चे आने वाले हैं, जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं, जो अभी स्कूल में है या जो जिस लेवल पे है, उनकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, इस पे आप थोड़ा सा बताएं कि कैसे दिनचर्या बच्चों का रहे। सर दिनचर्या के लिए सर ये एक कंपटीशन वाले क्षेत्र में देखते हैं बहुत लोग की ऐसी हैबिट होती है कि बहुत लोग जो रात में जग के पढ़ते हैं,
और बहुत लोग ऐसे प्रेफर करते हैं कि मैं रात में आराम से सोऊं और अपना एक टाइम टेबल बना के सुबह उठ के पढूं। तो सर हम लोग का जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से बिलोंग करते थे, तो गांव में क्या होता है कि सुबह पापा 4 बजे ही जगा देते थे, उठ जाओ लालटेन जला लो, लालटेन जला के पढ़ाई शुरू कर दो। तो सर जो उस समय पापा ने जो दिया क्लास 7-8 से, वो आज तक भी जिन में मौजूद है सर। तो ये होना चाहिए सर कि प्रातःकालीन जब उठते हैं सर, उठ के जब हम लोग मॉर्निंग वॉक पर थोड़ा देर के लिए आधा घंटा निकल जाते हैं, थोड़ा योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो एक तो मूड फ्रेश होता है, शायद में हमारी शारीरिक विकास भी काफी अच्छा होता है। इसके सिवा सर मैंने पहले बोला था कि सर एक टाइम टेबल बना लें, ताकि टाइम मैनेजमेंट हमारा शुरू हो जाए और उसके अनुसार जो है अपना पढ़ाई को जारी रखें। उसी के अनुसार बांट दें कि कब मुझे मॉर्निंग वॉक करना है, कितना देर मुझे एक्सरसाइज करना है, योगा करना है, मुझे ब्रेकफास्ट कब लेना है, इसके सिवा लंच लेने कब लेना है और ब्रेक कब लेना है। सबसे बड़ा चीज़ है सर कि पढ़ाई जब हम लोग कंटिन्यू करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो उसमें क्या होता है कि सर हम लोग अपने पर्सनल लाइफ में प्रयास करते हैं कि हर एक 2 घंटा पर जरूर उठे 10 मिनट के लिए, उठ के एक बार निकलें और टहल लें, टहल के पानी पी लें, थोड़ा अंगड़ाई ले लें, जमाई ले लें और फिर आके बैठ जाएं। ताकि माइंड क्या होता है कि कंटिन्यूस लगातार 2 घंटा से अधिक काम हम लोग का नहीं कर पाता है, तो प्रयास होना चाहिए अपने आप को उसका एडजस्ट करना है और एक हैबिट बना लेना है सर। इसके सिवा सर हम लोग लाइफ में हम लोग भी उतना काफी ज्यादा आस्तिक तो नहीं लेंगे, आस्तिक जरूर जैसे सर ने कहा था, तो जिससे मानसिक शांति मिले हमको, वो काम जरूर करें। तो प्रयास ये होना चाहिए कि जब भी स्नान करें सुबह, तो एक बार जरूर उस परमपिता परमात्मा को याद कर लें, ताकि कम से कम माइंड को एक तो फायदा हो कि दिमाग जो है वो एकाग्रचित रहेगा, जो हमारे दिमाग को जो है शांति मिलेगी, और जो भी अपना काम करें उसके टाइम फ्रेम जो हम लोग बांट रखे हैं, टाइम टेबल बना रखे हैं सर, उसी का से अपना काम करें, दिनचर्या मेंटेन करें सर, सफलता जरूर मिलेगी। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही। और एक रूट केयर फाउंडेशन, एक हम लोग पढ़ाई की बात कर रहे हैं, तो उनकी भी बात करें, अंत्योदय की बात करें, जो समाज के एकदम अंतिम पंक्ति में बैठे हैं, और जो लोग स्कूल भी नहीं, आज के समय में भी बहुत ऐसे परिवार हैं, बहुत ऐसे मोहल्ले हैं, बहुत ऐसे गांव हैं जिनमें बच्चे स्कूल आज भी नहीं जाते हैं। तो रूट केयर फाउंडेशन का एक प्रयास रहा है कि अगर बच्चे अपने आसपास के स्कूल में नहीं जा रहे हैं, तो स्कूल को ही उनके द्वार पे लेके आया जाए। तो इसी सोच के साथ रूट केयर फाउंडेशन ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया इसी साल फरवरी में, और सिवान के डीएसपी पुलस कुमार और एसडीओ साहब ने उसका उद्घाटन किया था। तो मैं चाहूंगा कि एक पोखरा गांव में जो पाठशाला चल रहा है, जो मेरा अपना गांव है, वहाँ एक पाठशाला चल रहा है, और वो पाठशाला में बच्चे आते हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं, उनको लिए हमारे रूट केयर फाउंडेशन के मेंबर डेली 1 घंटा उनको जाके पढ़ाते हैं, और जो भी पठन पाठन की सामग्री रूट केयर फाउंडेशन उनको देती है, और बच्चे पढ़ते हैं और उनको मोटिवेट कर रहे हैं स्कूल जाने के लिए। हम उनको वहां से डिग्री नहीं दे सकते, हम उनको जस्ट एक मोटिवेशन दे सकते हैं कि वो स्कूल जाएं। तो इसकी एक वीडियो है, मैं चाहूंगा कि आप लोगों को उसको दिखाया जाए। बिल्कुल सर। तो ये वो पाठशाला का व्यू था, और ये बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, और इन बच्चों को स्कूल जाने के लिए, इन बच्चों को मोटिवेट करने के लिए रूट केयर फाउंडेशन अभी फिलहाल 5 पंचायतों में ये कार्यक्रम चला रहा है, और प्लानिंग ये है कि पूरे महाराजगंज अनुमंडल के हर पंचायत में ऐसा कार्यक्रम चले, और वो बच्चे जो स्कूल नहीं जाते हैं, जिनके दादा भी नहीं पढ़े, जिनके फादर भी नहीं पढ़े, और वो बच्चा भी नहीं पढ़ रहा है, उनको थोड़ा सा हम लोग इन्फ्लुएंस करें, उनको थोड़ा सा हम लोग मोटिवेट करें कि वो स्कूल तक पहुंचे। तो और एक सवाल है जो मैं लेना चाहूंगा, इस तरह के सवाल बड़े आम हैं गांव में, और इस चीज के लिए मुझे बहुत डांट भी पड़ी है। मेरे स्टूडेंट पीरियड में मेरे फादर पढ़ाई को घंटों में बांट देते थे कि इतना घंटा पढ़े के चाहिए, इतना घंटा पढ़े के चाहिए। तो एक सवाल है, सुजीत पांडे जी हैं, लेते हैं
कि आईपीएस बनने के लिए ईमानदारी से कितने घंटे पढ़ने की जरूरत है? सर ईमानदारी वर्ड यूज कर लिया जिसका एक व्यापक दृष्टिकोण होता है। सर हम मान के चलते हैं सर कि ये इन्होंने जी सर 8 से 10 ईमानदारी डाल के इसको इस क्वेश्चन को सही कर दिया है। जी सर ऐसे में 8 से 10 घंटा में हो जाएगा सर, यदि ईमानदारी वर्ड यूज किया जाए तो। हाँ, अभी जैसे इन्होंने ईमानदारी नहीं किया होता तो ये क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं था कि कितने घंटे पढ़ाई का कोई घंटा नहीं होता। कुछ लोग की इंटेलिजेंसी ऐसी होती है कि 2-2.5 घंटे में वो 10 घंटे का काम कर लेते हैं। ईमानदारी जोड़ लिया तो कंसंट्रेशन भी आ गया, आसपास की चीजें भी आ गई, सब आ गई उसमें। तो जैसा आपका आंसर है 10 घंटे की पढ़ाई ईमानदारी पूर्वक मतलब कंसंट्रेशन से करने की आवश्यकता है। सर चलिए एक सवाल है, अभी एक आपने कहा था और हरे राम शास्त्री जी ने कहा कि आज अरुणोदय जी से एक चीज सीखने को मिला, आपदा को अवसर में तब्दील करने की बात। तो एक और सवाल है कि जैसे ये आपदा है जो अभी हम लोग जो 1-1.5 सालों से गुजर रहे हैं, ये आपदा है सर। तो आप नए जनरेशन को इस आपदा को अवसर में बदलने के लिए क्या सजेशन देंगे? सर पहला मेरा सलाह यही रहेगा कि पहले ये डिटरमाइन कर लें कि कोई आपदा अस्थायी नहीं होती। दूसरा सर कि इस आपदा में ही हमारे साथ में जो भी रिसोर्स मौजूद हैं उसका भरपूर उपयोग कैसे करें। जैसे सर मैं सिंपल बताना चाहूँगा कि सर अभी लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, सभी स्कूल कॉलेज लगभग 1.5 साल से बंद हैं हमारे यहाँ। ऐसी स्थिति में सर जब घर पे हम हैं तो इसका हम यूज कर सकते हैं कि मैंने बताया पहले भी कि हमारे पास जो मोबाइल है उसके थ्रू हम ऑनलाइन क्लासेज ज्वाइन कर सकते हैं। तमाम ऐप है जो हम लोग फ्री डाउनलोड करके उसके द्वारा हम अपनी पढ़ाई जारी कर सकते हैं। जैसे अच्छी जो हमारे जो संस्थाएं हैं वो समय समय पर विभिन्न एक्सपर्टीज को आमंत्रित करती हैं, उनका हम राय लेकर उसका भरपूर हम लाभ ले सकते हैं। साथ में ये आपदा से सबसे बड़ा चीज है सर कि एक जीवन को एक नया नजरिया देता है और जीवन में संघर्ष की भावना पैदा करते हैं कि इससे ही बदतर स्थिति आ जाए तो हम अपने आप को कैसे सरवाइव कर पाए और आगे कैसे बढ़ पाए। सर जी, आपदा को अवसर में बदलने के लिए आपने कहा कि इससे भी विकट परिस्थिति आ जाए तो आप कैसे वो करेंगे, ये बात सही है। एक अभी हमारे यहाँ मैं तो हॉस्पिटल में हूँ तो लोग आते हैं और खुद को सबसे दुखी बताने का प्रयास करते हैं। तो हमारे जो मेरा डिपार्टमेंट है उसके बगल में ही एक कैंसर का हॉस्पिटल है। तो जो आदमी अपन कमर में दर्द के लिए रोता है मेरे सामने, तो उनको मैं कहता हूँ कि आप थोड़ी देर बगल में एक हॉस्पिटल है वहां जाइए और वहां से घूम के आप आइए तो आपकी सारी दर्द खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब है कि गाना है कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है, औरों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। तो लोगों को अपने प्रॉब्लम में ही कुछ चीजें निकालनी पड़ेगी अपने लिए और उसी से आगे बढ़ने की प्रेरणा लेनी पड़ेगी। 2 से 3 सवाल और मेरे पास है। एक जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है वो मैं आपसे लूंगा और ये पूछूंगा कि स्कूल में जो एग्जामिनेशन होता है, स्कूल का जो एग्जामिनेशन होता है सर, और उसके और जो स्टेट के एग्जाम होते हैं या सेंट्रल के एग्जाम होते हैं, जॉब के एग्जाम होते हैं, इन दोनों में आप क्या अंतर देखते हैं और स्कूल के एग्जामिनेशन में क्या करने की आवश्यकता है कि बच्चे इस तरह के जो बड़े एग्जाम्स कंपटीशन होते हैं उनमें सफलता प्राप्त करने के लिए तैयार हो सके। ऐसे स्कूल को अपने एग्जामिनेशन सेटअप में क्या करने की आवश्यकता है? सर पहले दोनों में अंतर जो हम लोग देखते हैं एक स्कूल के एग्जाम में और एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो पहला चीज है कि स्कूल का जो एग्जाम होता है वो होता है क्वालिफाइंग नेचर का होता है कि आपको पास होना है, 33% लाएं और चाहे आप 100% लाएं। लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है सर उसका होता है सिलेक्टिव नेचर होता है कि आपको सिलेक्ट होना है। अब ये डिपेंड करता है कि कट ऑफ कितना जाता है, उसके ऊपर आपको आना ही आना है। सर दूसरा है कि जब हम इस विद्यालय के बीच जो एग्जाम होता है उतने जो हमारे जो बच्चे होते हैं उन्हीं के बीच एग्जाम होता है। स्कूल के चाहे क्लास के जो बीच दायरा होता है वहीं तक सीमित होता है, लेकिन इसका दायरा जो असीमित है जो बाहरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है। और सबसे बड़ी चीज है सर कि अगर विद्यालय के
में जो एग्जाम होता है उसमें क्या ऐसा किया जाए कि कंपटीशन की भावना उत्पन्न हो। जैसे सर ने प्रश्न किया है सर, तो उसमें सिंपल यही रखा जाए मेरे विचार से कि साल में 1 या 2 बार एग्जाम लेने के बजाय हर एक माह में 1 बार एग्जाम लिया जाए। और एग्जाम सर 2 व्यूज, एक तो बच्चे की जानकारी के लिए कि बच्चा उस विषय को कितना जान पाया, और दूसरा चीज है सर कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कितना आ पाया। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एक व्यापक कंसेप्ट है कि केवल हम किताब लेके आंसर को लिख दे सर, तो वो तो केवल हमारा ज्ञान की परीक्षा हो गया, लेकिन एक उसके साथ में वो जोड़ दिया जाए कि कुछ दूसरे के साथ कैसे बिहेव करें, समाज में कैसे हेल्प करें, अदर्स पार्ट जो जीवन के उस पहलू उसमें जोड़ दे सर, तो इससे भी काफी ज्यादा फायदा होगा सर। जी तो ये सवाल मैंने पूछा, आंसर आपने थोड़ा सा आप बिहार सरकार में अधिकारी हैं, थोड़ा सा आंसर थोड़ा डिप्लोमेटिक दे रहे हैं, लेकिन इसमें एक चीज आपके पास से आया नहीं है, तो मैं उसमें मैं अपने तरफ से कहूँगा कि टीचर्स को थोड़ा स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है, और जो एक दूसरे का नकल चीजें हैं, क्योंकि कंपटीशन का एग्जाम होता है उसमें नकल नहीं होता है, तो जो सही मूल्यांकन है स्टूडेंट का एक्चुअली वो हो नहीं पाता है। और मैं आपको बताऊं कि 2018 में सिवान एसपी आए थे और उसमें कंपटीशन हुआ था, और उस कंपटीशन में कुछ प्राइवेट स्कूल का ये आरोप रूट केयर फाउंडेशन पे था कि रूट केयर फाउंडेशन अपने लोगों को टॉपर बना देता है, क्योंकि उस स्कूल का बच्चा कोई टॉप नहीं किया था, और जगह क्या है, कोई पान दुकान चलाने वाले का बच्चा टॉप कर गया था, और कोई मोड़ पर खैनी बेचने वाले का बच्चा टॉप कर गया था, तो आपत्ति थी उनको। तो उनका कहना था कि क्यों ना ये एग्जाम करा के हजारों लाखों रुपए खर्च करने की क्या आवश्यकता है, स्कूल के टॉपर को ही अवार्ड दिला दिया जाए। तो मैंने उनसे कहा कि आपके इवैल्यूएशन पे, आपके एग्जामिनेशन पे हमको भरोसा नहीं है ना, तो आपको लगता है कि आपके इवैल्यूएशन पे आपको भरोसा है, तो आप अवार्ड दे दीजिए, हम आपको आपके इवैल्यूएशन पे, आपके एग्जामिनेशन पे हम क्यों अवार्ड दें, हम अवार्ड देंगे तो हम चुन के देंगे। तो इस तरह की चीजें समाज में होती है, और टीचर्स को अपने स्टूडेंट्स पे ध्यान देने की आवश्यकता है, अपना ज्ञान बढ़ाने की आवश्यकता है। आज भी मेडिकल फील्ड में जो नई नई चीजें होती है, हम लोग बैठ के नेट से पढ़ते हैं, जर्नल्स पढ़ते हैं, और अलग अलग क्लासेस होते हैं, और नई चीजें सीखते हैं, नई बीमारी आती है उसके नए डायग्नोसिस है, सब चीजें हम लोग सीखते हैं और अप्लाई करते हैं। तो ऐसे टीचर्स जो हैं उनको भी नई चीजें सीखने की आवश्यकता है, और पढ़ने की आवश्यकता है, कॉम्पिटिटिव माहौल में रहने की आवश्यकता है। बिल्कुल सर, सर जी बताइए सर मैं बोल रहा था यही कि सर मैंने शुरुआत में बताया था कि करेक्टिव इंस्पेक्शन, एक मैंने वर्ड यूज किया था सर, वही बात सर आपकी बात मुझे काफी अच्छी लगी कि जब हम लोग एक बार टीचिंग में आते हैं तो हम ये समझते हैं कि सबसे जानकार मैं खुद हो गया, और समय के साथ जो बदलाव हुआ टेक्नोलॉजी में, चाहे ज्ञान के क्षेत्र में, उसका हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए सर, अभी जो है कि तमाम इस स्कूल में जो डिजिटल ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है, ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं, कंप्यूटर के माध्यम से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो तमाम स्कूल में हम लोग ऐसा पाएंगे कि सर उस आया इक्विपमेंट वैसा का वैसा रखा रह गया, यूज एक आध बार हुआ तो हुआ, नहीं तो फिर कभी रीयूज उसका हम लोग नहीं कर पाते हैं। दूसरा बदलाव होना चाहिए कि टीचिंग के क्षेत्र में टीचर का समय समय से उनका भी एक मूल्यांकन होते रहा जाए, तो शायद उनमें जरूर बदलाव आएगा सर। मेरे विचार से मूल्यांकन दोनों साइड से होना चाहिए, चाहे उनका ACR लिखा है साल में एक बार, और चाहे इंक्रीमेंट उसमें डिटरमाइन किया जाए, चाहे कुछ ना कुछ होना चाहिए सर, ताकि वो भी समय के साथ बदलाव करें सर। जी बिल्कुल। और इसी पे मेरा अगला सवाल है कि रूट केयर फाउंडेशन हर साल एक एग्जामिनेशन कराता है, और इस बार अगर लास्ट एग्जाम जो 19 में हुआ था उसमें लगभग 3000 बच्चों ने एग्जाम दिया था, और इस बार जो हमारी प्लानिंग है, महाराजगंज अनुमंडल के सारे ब्लॉक में अलग अलग सेंटर बना के लगभग 10,000 बच्चों का हम एग्जाम लें, ये हम लोगों का प्रयास है, ये हम लोगों की कोशिश है। तो जो ऐसे एग्जाम रूट केयर फाउंडेशन जो करा रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? सर सबसे बड़ा चीज है कि हम लोग पूरी इसके दौरान हम लोग बात करते रहे कि एक कॉम्पिटिटिव भावना पैदा करना, बच्चों में संघर्ष की भावना उत्पन्न करना, जो ग्रामीण क्षेत्र के पृष्ठभूमि के बच्चे हैं सर। तो उसमें क्या होता है कि आपका जो ये आप लोगों ने जो शुरू किया है,
स्कॉलरशिप एग्जाम कराना। तो एक सर मिनट, मैं समाज को आपको इसमें आपको करेक्ट करूंगा। रूट केयर फाउंडेशन के आप भी सदस्य हैं, तो आप लोगों ने सर नहीं, हम लोगों ने शुरू किया सर है। सर 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 हाँ हाँ हम लोगों ने सर, क्योंकि एक समाज को एक नई दिशा दे रहा है सर। मैं भी गांव में गया था सर। गांव में हम लोग जब जाते हैं तो बच्चों से जरूर मिलते हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं मिलने आते हैं, जब आपके बारे में बताते हैं और हम हमारे सदस्यों के बारे में बताते हैं कि फलाना सर आए थे, भैया आए थे स्कूल में, उन्होंने अच्छी बातें बताई। किस बात सब मैं सुनता हूँ देखता हूँ, जबकि आप अपने इसके माध्यम से, विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से, जो विभिन्न स्वास्थ्य के क्षेत्रों में आपने काफी नवाचार किया है, लोगों को इस बारे में जानकारी दी, तमाम बीमारियों के से समझ जो भ्रांतियां समाज में फैली हुई हैं उनको आपने दूर करने का प्रयास किया है, रोग के बारे में बताया है, उसके उपचार के बारे में बताया है सर। तो सर ये जान के मुझे ये लगा कि आपने एक समाज को नई दिशा दी है और आपने एक अलग जगाने का प्रयास किया है सर। और हमको लगता है कि सर ऐसा लगातार जारी रहे तो हम इस कार्यक्रम के, इस हमारी संस्था के माध्यम से बच्चों में सर एक कॉम्पिटिशन की भावना, साथ में खेल कूद के माध्यम से उनके शारीरिक विकास की भावना और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी उसमें आयोजित किए जाते हैं, उसके माध्यम से सर हम अपने संस्कृति को कैसे अक्षुण्ण बनाए रखें सर, ये भी हम इसको कर पाएंगे सर। संस्कृति की बात करी आपने। हमारे साथ अभिषेक कुमार अस्थाना जुड़ गए हैं और वो अगला जो संस्कृति पे ही, अगला हम लोगों के भोजपुरी गाने पे ही एक प्रोग्राम है। और अभिषेक अस्थाना जी सुशांत अस्थाना जी के बड़े भाई हैं, वो जुड़ गए हैं और कुछ उन्होंने लिखा है, वो मैं पढ़ के सुनाऊंगा। एक और ये अगला जो अगली जो हमारी अभिषेक अस्थाना जी ने लिखा है कि रूट केयर फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रही है, चाहे वो जागरूकता फैलाने से लेकर एनी सभी काम। तो बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। और सुशांत अस्थाना जी इनके छोटे भाई हैं और उनका लाइव गाने का प्रोग्राम, भोजपुरी बहुत अच्छा गाते हैं, हिंदी गाने भी गाते हैं, बहुत अच्छा गाना भी गाते हैं और बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं। और भोजपुरी को एक्चुअली जो भोजपुरी हम जैसे लोग सुनना चाहते हैं, आजकल देखे होंगे, आजकल खूब लड़ाई चल रहा है दो अलग अलग गुटों में कि तू ज्यादा खराब गंदा गाना गईले बड़ा कि हम ज्यादा खराब गाना गईले बनी। तो लेकिन दोनों गुटों ने गंदा गाना गाया है और हम जैसे लोगों को हमेशा शर्मिंदा किया है, जो लोग बिहार से बाहर रहते हैं और भोजपुरी से प्यार करते हैं, भोजपुरी को सुनना चाहते हैं, संगीत से लगाव है। तो दोनों गुट ने बदनाम किया है हमारी भाषा को, हमारी दादी भाषा को। दादी भाषा में इसलिए कहता हूँ कि यही भाषा एकमात्र मेरी दादी को बोलना आता था। मेरी माँ तो हिंदी भी बोल लेती है, तो मैं इसको मातृभाषा नहीं, भोजपुरी को अपनी दादी भाषा बोलता हूँ, तो मातृभाषा से भी ऊपर मानता हूँ मैं। और इन दोनों गुटों ने रूट केयर फाउंडेशन के हर मेंबर के, जिनकी सोच ऐसी है कि मेरी भाषा, मेरा जमीन, मेरे लोग, सब लोग सही होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, उनको बदनाम किया है, उनको दुख पहुंचाया है। और जितने भी इसकी निंदा हम लोग करें वो कम है। एक सवाल आया है और बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल मुझसे छूटा था और ये सवाल मुझे करना चाहिए था। सवाल ये है कि इस आपदा में परीक्षा को रद्द कर दिया गया, जिससे मेधावी छात्र अपने आप को हीन भावना से ग्रसित हो रहे हैं, इस पर अपना विचार दिया जाए। सर ये वास्तव में ऐसी आपदा है जहाँ पे सरकार का निर्णय इतना अच्छा है कि हम लोग किसी के जीवन को भी सेव करना है सर। तो हम ये कहना चाहेंगे सर कि केवल एग्जाम रद्द हुआ है, अंक तो मिलना ही मिलना है। जो भी हमने इंटरनल वर्क किया है विद्यालय में, विद्यालय उसके लिए जो पैमाना बना हुआ है, समिति ने जो अपनी रिमोट रिपोर्ट दी है, उसके आधार पर जो हम लोग मानदंड के आधार पर अपना तैयार किया जा रहा है विभिन्न स्कूलों में, जो इनका अंक पत्र और इनका परीक्षा फल सर, तो मेधावी छात्र हैं उससे हीन भावना ग्रसित नहीं हो, क्योंकि जीवन का अंतिम परीक्षा नहीं है ये जीवन तक की नहीं पाई, अब तो शुरुआत होगी। वास्तविक जीवन में अब हम प्रवेश करेंगे तो सर नंबर कम आए चाहे अधिक आए, एग्जाम हो चाहे नहीं, एग्जाम तो आगे होगा, चाहे आप नीट के एग्जाम में बैठे, चाहे आप सर इंजीनियरिंग के एग्जाम में बैठे, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे सर। जी, एक इस पे एक मेरा भी सवाल है और वो सवाल ये है कि एक मेरा रिलेटिव है, उसको अपना नाम भी ठीक से लिखना नहीं आता है, उसको 10th में 94% मार्क्स आए हैं और वो इसलिए आया है कि क्योंकि अभी जो एग्जाम तो हुए नहीं, तो टीचर्स ने और स्कूल ने जैसे तैसे नंबर दे दिए।
तो अब मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि जिनको अच्छे से लिखना पढ़ना भी ठीक से नहीं आता है, लड़के को, उसको 10th में 94% आ गए हैं, उसको आप क्या उसको जो बहुत आत्ममुग्ध न हो, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? सर ये मार्क्स कोई भी होता है हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास को नहीं, वो एक केवल नंबर मात्र है, जीवन का सब कुछ नहीं है। पहले तो ये कंफर्म कर जाए नंबर से उनको 94 आ जाए चाहे 64 आ जाए। दूसरा चीज की सही कोई किसी को 94 आया हो, उनको एक बार आत्ममंथन करने की फिर जरूरत है, क्या मैं उस लायक था या नहीं। आत्ममंथन अपने आप को करें और साथ में आगे अपने भविष्य की तैयारी हम कैसे करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सर, इसके बारे में उनको सोचना चाहिए फिर से कि 94 लाए हैं तो और अच्छा पढ़ाई करें ताकि आगे चल के इसको मेंटेन कर पाए। जी सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक हमारे रूट केयर पाठशाला जिसका वीडियो मैंने दिखाया है, उनके निदेशक, उनके डायरेक्टर दीपांकर जी जुड़े हुए हैं पटेड़ा से। उनका सवाल है कि शिक्षा की असमानताओं के बीच क्या आने वाली पीढ़ियों को सही दिशा प्रदान की जा सकती है? प्रदान सर वर्डिंग शिक्षा की प्रदान कर सकती है। उनके कहने का मतलब कि शिक्षा में इतनी असमानताएं हैं, तो आने वाली पीढ़ियों को क्या हम सही दिशा प्रदान कर सकते हैं इतनी असमानताओं के बीच? सर मेरा विचार है सर कि टीचर में ही जो है सर कमल निकलता है सर। तो ऐसी स्थिति में असमानताएं सर आज से नहीं पहले से विद्यमान है, और आने वाले दिन में भी सर ये असमानताएं इतने जल्दी हम लोग इसको खत्म नहीं कर पाएंगे, कंट्रोल जरूर करेंगे सर। बिल्कुल सर, हम समाज को नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। असमानता होने के बावजूद भी जिस पृष्ठभूमि पे हैं, चाहे जिस मीडियम से हम पढ़ाई करें, चाहे जिस विद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं सर, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होना चाहिए सर, रादर देन क्वांटिटी ऑफ एजुकेशन सर। और जो भी पढ़ाई हो हम उसका व्यू जो है एक संपूर्ण मानवता का विकास हो हमारा, और अपने आप को हमारे आने वाली पीढ़ी कैसे अपने आप को इस समाज के साथ और इस समय के साथ अपने आप को एडजस्ट कर पाए, उसको और इस शिक्षा में समाहित किया जाए तो जाहिर है सर कि समाज में जो भी ऐसी विसंगतियां हैं उसको दूर किया जा सकता है और समाज को नई दिशा दिया जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल मेरे लास्ट एक रह गया है। मैं कुछ लोगों के नाम ले लेना चाहूंगा जो लोग कमेंट किए हैं और जिन लोगों को हम देख पा रहे हैं। अभिषेक अस्थाना जी का धन्यवाद, दीपांकर जी, हरे राम शास्त्री जी, विकास कुमार हमारे मेंबर हैं, उनका भी आया है, संदीप सिंह जी हैं, सुजीत जी देख रहे हैं, गौरव चौहान जी देख रहे हैं, और मुकेश मिश्रा जी, राजू सोनी जी, सबका धन्यवाद। ज्ञान ज्योति हैं, मेरे बड़े भाई हैं, प्रमोद पांडे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुकेश मिश्रा जी देख रहे हैं, धन्यवाद आपका। हरे राम शास्त्री जी, अनूप जी, मुकेश मिश्रा जी, तारिक दिलावर जी, राजरानी रागनी जी, उदय नाथ महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। उमेश कुमार शाह आप देख रहे हैं, मेरे एक बड़े भाई देख रहे हैं, मनोज पांडे, इनकी बेटी नीट का एग्जाम दे रही है, तो सबसे ज्यादा सवाल ये हर में नीट के बारे में पूछते हैं, तो जरा इनको बताइए। इनका सवाल है कि अभी नीट और आईआईटी के एग्जाम होने वाले हैं, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, 3 मंथ अभी टाइम भी एग्जाम में है, इन बच्चों के लिए आप कुछ बताएं कि किस तरह से वो लास्ट टाइम पे तैयारी करें। देखिए, कहा जाता है ना कि घर का मुर्गी दाल बराबर, तो यही मेरे साथ हो रहा है कि नीट की तैयारी के लिए हमसे न पूछ के आपसे पूछा जा रहा है। चलिए बताइए सर। सर आप बोल दे सर, आप हमसे अधिक इस क्षेत्र में अधिक जानकार है सर, हम लोग तो कॉमन चीज बोल पाएंगे सर, आप बता दे सर। नहीं, मैंने तो इनको बताया हुआ है, बच्चे को बताया हुआ है, आपको इसका आंसर देना है, दीजिए। सर लास्ट के 3 मंथ बाकी हैं सर, तो हम लोग ये कहेंगे कि जो तारतम्यता वो पढ़ाई बनाए हुए हैं उसको मेंटेन किया जाए। कि आपदा कैसा घड़ी है, जो सभी लोग मानसिक स्टेज से गुजर रहे हैं सर, उसको अपने आप पर हावी नहीं होने दिया जाए। साथ में योगा और मेडिटेशन पर डे किया जाए सर, और प्रैक्टिस जितना हो पाए उसको जरूर किया जाए सर। चलिए, मैं इसमें ऐड कर देता हूं, क्योंकि उस बच्चे को मैं जानता हूं, बहुत इंटेलिजेंट लड़की है, और आज ना कल हो ही जाएगा। थोड़ा सा उससे अपने गलतियों से, जो पिछली गलतियां हैं, उनसे सीखना पड़ेगा। बहुत निगेटिव मिस्टेक्स करती है, बहुत मेरे साथ दिल्ली में रही है, मैंने उसको पढ़ाया भी है, और उसको एग्जाम भी बैठ के लिया है क्वेश्चन पेपर बना के। तो क्या है, हड़बड़ में प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, स्क्वायर की जगह ये सब चलता है उसके साथ, इस कारण से उसका फिजिक्स गड़बड़ हो जाता है, तो उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये प्रश्न किया। योगेश पाल जी भी देख रहे हैं, और डीके बाबू जी देख रहे हैं, विकास शर्मा जी, ईश्वर दत्त पांडे जी देख रहे हैं, सब लोग, श्रवण कुमार हैं, आपके स्टूडेंट थे,
अनामयी पटनायक, सब लोगों ने देखा है, रितेश पांडे जी भी हैं, शकीलुर रहमान जी हैं, सब लोग देख रहे हैं, अनूप शर्मा अनूप जी देख रहे हैं, जिनका सवाल भी मैंने आपसे लिया था, अनुज पांडे भी देख रहे हैं, और रिंकू पांडे जी देख रहे हैं, अभी अभी हमारे बहुत अच्छे रूट केयर फाउंडेशन के एक मेंबर हैं बबलू पांडे, उनके बड़े भाई हैं और पेशे से शिक्षक हैं, और अभी अभी एक बड़ी बीमारी से उभरे हैं। आशुतोष सांडिल्य जी ने देख रहे हैं और एक सवाल आपसे पूछा है, इनका सवाल ले लेते हैं। सर आप सिविल सर्विस क्रैक करने के लिए कुछ टिप्स दीजिए इनको। सर ये टिप्स सर बिल्कुल है कि जो हम लोग लगातार बात करते आ रहे हैं सर आरंभ से ही, कि हम लोग के पास एक अपना सिलेबस देख करके और एग्जाम पैटर्न देख करके एक टाइम टेबल अपना फ्रेम कर लें सर। उसके बाद जो सिलेक्टिव जो हमारे पास बुक्स है सर, जैसे मैं चाहूँगा सर कि यदि हम लोग सिविल सेवा में देखते हैं तो साइंस का जो पार्ट है सर, उसके लिए पहले तो है कि एनसीईआरटी को अपना बेस बना लें। एनसीईआरटी मैंने शुरुआत में बताया था कि 3 बार जरूर पढ़ें उसको, उसके अनुसार पॉइंट्स वाइज नोट बना लें। साइंस की जो बुक है सर, उसमें सिलवंत सिंह का बुक आती है, चाहे लूसेंट का सर आता है साइंस स्पेशल्स। और हिस्ट्री की बात करें सर तो मॉडर्न में विपिन चंद्रा या ग्रोवर, मेडिवल हिस्ट्री में सर सतीश चंद्रा, और मॉडर्न में सर झांसी माली की बुक के बारे में बताएंगे सर। पॉलिटी की तैयारी करना है सर तो लक्ष्मीकांत की किताब काफी अच्छी किताब है सर। यदि इकोनॉमिक्स की है तो सर रमेश सिंह जो है उनका या आर्थिक समीक्षा बिहार सरकार की और भारत सरकार की समझ में पाती है, जिसमें विभिन्न डेटा और कंसेप्ट उसमें मिल जाएंगे। ज्योग्राफी सर अभी महेश बड़वाल की काफी अच्छी किताब है सर। करंट के लिए सर कोई भी प्रतियोगिता दर्पण हम ले लें, हर एक महीना की चाहे दृष्टि का आता है सर करंट अफेयर्स के लिए ये, और साथ में से एक रीजनल न्यूज पेपर जरूर लें, ताकि जो जिस रीजन से आप बिलोंग करते हैं, जिस राज्य से सर, उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाए, सरकार की जो भी योजनाएं हैं चाहे जो भी कार्यक्रम से चल रही हैं सर। और जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उसके लिए सर विवास पैनोरमा जो है वो अच्छी किताब है, उसको एक बार पढ़ें, वो काफी उससे फायदा मिलेगा सर। इसके अलावा अच्छी बात सर जो है एक प्रैक्टिस सेट, जिस स्टेट पीसीएस के चाहे यूपीएससी एग्जाम दे रहे हैं उसका प्रैक्टिस सेट नियमित तौर पे आप उसका रिवाइज करें और नियमित तौर पर बनाएं, ताकि आपकी गलती कहाँ कहाँ हो रही है उसके बारे में आप जानकारी कर पाए सर। और सबसे बड़ा चीज सर बनेंगे कि हौसला और धैर्य दोनों बनाए रखें कॉम्पिटिशन एग्जाम में, और निरंतर लगे रहे, संघर्ष की भावना रखें सर, सफल जरूर होंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने सारे किताबों का नाम एक साथ बोल दिया, और जिनके काम की चीज है वो इसको ले भी लेंगे। और सर अभी एक विजेश पांडे जी ब्रह्मस्थान से हैं, भगवानपुर, उन्होंने अभी हम बात कर रहे थे कि रूट केयर फाउंडेशन के पेज को प्रमोट करने के लिए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की मन की बात की तरह इसको प्रमोट करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद विजेश जी रूट केयर फाउंडेशन के फाउंडर मेंबर में से एक हैं, और बहुत रूट केयर फाउंडेशन का के लिए इनका सहयोग रहता है। आलोक शुक्ला जी देख रहे हैं, विकास शर्मा जी, चंदन प्रजापति बहुत अच्छे लड़के हैं, इंडियन रेलवे में ये भी इंटेलिजेंट लड़का है, 2-3 एग्जाम पास करके अलग अलग सरकारी नौकरी छोड़ के अभी इंडियन रेलवे में है, चंदन कुमार प्रजापति, और बहुत अच्छा लड़का है। और अच्छा लड़का इसलिए बोल रहा हूँ कि इसने फेसबुक में मेरा फोटो लगाया हुआ है। तो सचिन चौहान जी देख रहे हैं, अंकित कुमार जी देख रहे हैं, अनूप जी देख रहे हैं, धर्मेंद्र प्रसाद, बीएन तिवारी, युवा सम्राट प्रकाश त्रिपाठी जिन्होंने आपको रूट केयर फाउंडेशन से जोड़ा था वो भी देख रहे हैं, और हमारे रिलेटिव भी हैं, वो सिंगर रत्नेश रजा आपको देख रहे हैं, आदित्य सिंह जी आपको देख रहे हैं, रूट केयर फाउंडेशन के बहुत अच्छे मेंबर हैं। आपको सुशांत पांडे जी देख रहे हैं, हमारे गांव के हैं और रूट केयर फाउंडेशन के पहले दिन से जुड़े हुए हैं। मेरे अपने बड़े भाई विनोद पांडे जी जुड़े हुए हैं, वो भी आपको देख रहे हैं। प्रिंस कुमार जी देख रहे हैं, नीरज पांडे हैं वो देख रहे हैं, अंकित देख रहे हैं, प्रिंस देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। सुबह पांडे ने आपको नमस्कार बोला है, और उजलेश चंद्र जी आपको देख रहे हैं, अनिल पांडे देख रहे हैं आपको, संतोष सिंह देख रहे हैं, तकीपुर पंचायत के रूट केयर फाउंडेशन के पंचायत कोऑर्डिनेटर हैं संतोष जी, वो आपको देख रहे हैं, कादिर अहमद जी देख रहे हैं, रूट केयर फाउंडेशन के मेंबर हैं, दरौंदा में के पंचायत में एक पंचायत कोऑर्डिनेटर हैं, दिलीप जी देख रहे हैं, अभिषेक शुक्ला, रजनीश जी देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। और सबका नाम लेना इसलिए जरूरी था कि इस तरह की चीजें आ रही हैं कि सर आप हमारा नाम नहीं लेते हैं, हमारा नाम नहीं बोला जाता है, तो आज मैंने सोचा कि आज सबका नाम ले लिया जाए। और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने लिखा नहीं है, तो मुझे पता नहीं चल रहा है कि कौन लोग देखे हैं, तो कुछ हाय हेलो भी लिख दीजिएगा तो हम लोग नाम पढ़ लेंगे आपका। सबसे लास्ट सवाल और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल हमारे मेंबर्स के लिए
रूट केयर फाउंडेशन के मेंबर्स दिन रात फेस मेरा दिखता है, क्योंकि मैं ही लाइव को ऑर्गेनाइज करता हूं और मेरे पास ऐसा कोई और होस्ट नहीं है, इसलिए पति पत्नी को अल्टरनेट होस्ट करना पड़ता है। तो लेकिन इसके पीछे बहुत लोगों की मेहनत है। आज रूट केयर फाउंडेशन 500 व्यू से 40,000 व्यूज पे एक साल पे पहुंचा है। तो इसमें बहुत सारे मेंबर्स जिन्होंने शेयर किया है, जिसने लोगों तक रूट केयर फाउंडेशन को पहुंचाया, उनका योगदान है। 200 बच्चों से हमने पहला स्कॉलरशिप टेस्ट किया था 2017-16 में, और 2019 में 3 सालों के बाद 3000 बच्चों का एग्जाम हमने लिया। तो बिना ग्राउंड वर्क किए ऐसा नहीं हुआ होगा। उन सारे मेंबर्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मेंबर के लिए मेरे लिए यही शब्द होगा सर कि वो एक सामाजिक ग्रामीण पृष्ठभूमि में सर एक दीपक जलाने का काम कर रहे हैं। ऐसा दीपक जो निरंतर चलता रहेगा और हमारे समाज को एक नया पथ प्रदान करेगा और उनका मार्गदर्शन करेगा सर। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आज नाइट ड्यूटी है और मुझे निकलना है, नहीं तो थोड़ी देर और हम लोग बात करते। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग देख रहे हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि अगर आप रूट केयर फाउंडेशन के लिए कुछ करना चाहते हैं और अगर आप रूट केयर फाउंडेशन का मेंबर होना चाहते हैं, तो इसके फेसबुक पेज पे आप कुछ कमेंट करेंगे तो आपको नंबर भेज दिया जाएगा, उनसे आप कांटेक्ट करके रूट केयर फाउंडेशन के मेंबर बन सकते हैं। और अगर आप रूट केयर फाउंडेशन के लिए कुछ कर सकते हैं तो मिनिमम इतना करिए कि इस पोस्ट को या रूट केयर फाउंडेशन के जो भी लाइव्स हैं, जो भी पोस्ट हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। शेयर करने से ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी, लोग हमसे जुड़ेंगे और उस पंचायत में, उस गांव में भी हम इस तरह के कार्यक्रम जो हम रूट केयर फाउंडेशन स्कॉलरशिप टेस्ट है, रूट केयर फाउंडेशन डिजीज अवेयरनेस प्रोग्राम है, रूट केयर फाउंडेशन स्पोर्ट्स प्रोग्राम है, रूट केयर फाउंडेशन कल्चरल प्रोग्राम है, ये सारे प्रोग्राम रूट केयर फाउंडेशन पाठशाला है, ये पांचों प्रोग्राम हम उन लोगों तक, उन लोगों के गांव तक, उन लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। और जब तक उस गांव में मेंबर्स नहीं होंगे, ये काम हम कर नहीं पाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना बहुमूल्य 1.5 घंटे का समय रूट केयर फाउंडेशन को दिया और इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। और रूट केयर फाउंडेशन के सारे मेंबर्स की तरफ से, और आप भी उसके एक मेंबर हैं, तो आपके भी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सर। नमस्कार।